सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हमारे साथ होंगे हमारे फेवरेट सभी पुष्पेंद्र को कुलश्रेष्ठ नमस्ते जी। और आप सबका स्वागत है आज के इस जो घटनाक्रम चल रहा है अभी संसार भर में और स्पेशली हमारे पड़ोस में चल रहा है और जो मीडिया का नैरेटिव है उसमें जो फोकस है, एक अंश तो है जो तालिबान पे फोकस कर रहा है, अफगानिस्तान पे फोकस कर रहा है और अमेरिका की जो भद्द पिटी है उस पे फोकस कर रहे हैं। और कुछ हैं जो एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वहां पर तालिबान है तो हमारे यहाँ पर भी कोई तालिबान बनने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस सारे नैरेटिव में बोलें या सारे शोर में कहें तो कहीं ना कहीं दो जो सबसे गंभीर मुद्दे होने चाहिए थे वो दब से गए हैं। पहला मुद्दा ये होना चाहिए था कि ये जो तालिबान है ये अपनी प्रेरणा कहाँ से लेता है, कहाँ से इनके अंदर ये वहशी वृत्ति आती है, क्या इनका आधार है, वो कौन सी किताब है जिसमें से सारी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनको बाकी सारी रिसर्च की है उन्होंने, किसी भी मुद्दे पे चर्चा करनी हो तो उनको बड़े डीप एनालिसिस होते हैं उनके। कोई 500 साल पुरानी किताब है तो उसका ट्रांसलेशन भी उन्हें आता होगा, कोई 2000 साल पुरानी है उसका भी पता होगा। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की, जिहाद की, तो इनकी ये जो बुद्धिमत्ता है, जो एनालिटिकल एबिलिटीज हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। और आप नोटिस करेंगे कि पूरे नैरेटिव में इस्लाम, कुरान, जिहाद, इन चीज़ों का जिक्र ना के बराबर है। और दूसरा, पाकिस्तान जो असली खिलाड़ी है जिसने तालिबान को खिलाया, पाला, पोसा और आज जो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को वहां से भगा दिया। इन सारे विषयों पर और इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और हिंदू संस्कृति भी क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जानने के लिए हम आज पुष्पेंद्र जी से जानेंगे। क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस इलाके का और उनकी वाणी से जब बातें सुनने को मिलती हैं तो प्रेरणा भी मिलती है और ज्ञान भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो पुष्पेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। प्रणाम 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 जी। पुष्पेंद्र जी, जी। हमारे दर्शक बहुत समय से चाह रहे थे कि आपसे इस विषय पर चर्चा करें हम। क्योंकि होता क्या है कि जो शोर शराबा मीडिया में मचता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, जो हमारे लिए ज्यादा प्रभावशाली, प्रभाव डालने वाली होती है, वो कहीं गौण हो जाती है। तो क्योंकि आपने इस इलाके में बहुत काम किया अपने करियर के समय में, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका हमारे लिए पॉलिटिकली और सिविलाइजेशनली क्या प्रभाव पड़ सकता है। नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और जी आपको तो ये सोचना ही नहीं है कि आपको मुझे सिर्फ एक फोन करना है और मैं अवेलेबल रहता हूं। और जी ये आपकी बड़प्पन है कि आप मुझे बड़ी इज्जत भी देते हैं और इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें भी कहते हैं जो मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो इशू कतई ये है कतई नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है जी। जी या जी आपकी मोहब्बत है। जी लेकिन ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है जिसे हम अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में देख रहे हैं, उस पस मंजर में देख रहे हैं, तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये अफगानिस्तान क्या है, इसकी क्या बैकग्राउंड रही है। और आज जिस शब्द का बड़ा प्रयोग हो रहा है, तालिबान तालिबान तालिबान, और उससे पहले आप याद याद करें कि 79 और से लेकर के ऑलमोस्ट 89 तक वो जो पूरा रशियन फोर्सेस का जो इन्वेजन था, और उस वक्त जब ये लोग लड़ रहे थे तब वो मुजाहिदीन कहा जाता था उस वक्त। मुजाहिदीन का मतलब है कि एक ऐसी होली वॉर जिसका जिक्र कुरान में है, उस होली वॉर को लड़ने वाले लड़ाकाओं को मुजाहिदीन कहते हैं। और वो लोग लड़ते लड़ते वो शहीद होते हैं। तो एक छोटा सा नैरेटिव है, क्योंकि मैंने कहा कि साथ साथ में करेक्ट करता चलूं। हमारे यहाँ जो हम कहते हैं ना कि साहब हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए, ये एक तरीके से गलत शब्द है। शहीद जो होता है वो मजहब के लिए मुसलमान होता है और वो अपनी शहादत देता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि शहीद शब्द का इस्तेमाल हम लोग जो है वो गलत तरीके से करते हैं, और शहीद जो है वो इस्लाम के लिए लड़ते हुए मारे जाने वाले आदमी को शहीद कहा जाता है। और जो हमारे यहाँ फौजी मरते हैं या कोई भी आदमी देश के लिए
जब वो अपनी जान देता है तो उसको वीर गति कहते हैं, वो वीर गति को प्राप्त होता है। तो जी। दोनों को ये छोटे छोटे शब्द हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। अब जो आपने ये पूरा टॉपिक रखा है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी चर्चा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट को, कुछ मैं 10-20 एक्सपर्ट को छोड़ दूं तो ज्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो एक गलत नरेटिव को ही आगे बढ़ाते हैं और उस बैकग्राउंड को या तो बताने से कतराते हैं या उनको शायद बताना नहीं चाहते, या हो सकता है उनको न मालूम हो। लेकिन ये जो आखिरी पॉइंट है कि उनको न मालूम हो, ये मुझे ताज्जुब लगता है। सवाल ये है कि तालिबान, जो इसको आज पूरी दुनिया, इसको इतनी चर्चा हो रही है और उनके तमाम वीडियो दिखाए जा रहे हैं और वो देखिए कितने इनह्यूमन हैं, वो औरतों को क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं। ये अगर आप मुझसे बहुत शॉर्ट में पूछें कि अगर पूरी दुनिया में कुरान को जो असल में मानने वाले लोग हैं वो तालिबान हैं, जी। बाकी लोग झूठ और मक्कारी कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने सर्वाइवल के लिए, सत्ताओं के साथ संबंध बनाने के लिए, और उस मौके का इंतजार कर रहे हैं। तब तक इस्लाम को कोई कहता है नहीं, ये देखिए ये लिबरल इस्लाम है, ये कट्टर इस्लाम है। और तो ये जो सारे टर्म क्रिएट किए गए नीरज भाई, ये डरपोक और कायर लोगों ने किए और कुछ लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किए कि शायद इस टर्मिनोलॉजी के माध्यम से ही हम उस वक्त दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें इस किस्म की बातें करते रहना है। और जब वो दारुल हरब से दारुल इस्लाम हो जाता है तो कश्मीर हो जाता है खुल्लम खुल्ला। तो ये रणनीति हमको समझनी होगी। लिहाजा तालिबान का शब्द मैं समझता हूं कि आप सब जानते हैं, तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट, और तालिबान मींस स्टूडेंट की फौज। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम 79 से 89 के दौर को छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए और आज के दौर में आ जाएं, तो आपको लगेगा मोर और लेस करीब करीब नरेटिव कुछ नहीं बदला। आज से पहले आपने सुना होगा गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भी एक फंडा निकला था, फिर वो गुड टेररिस्ट कुछ और है और बैड टेररिस्ट कुछ और है। फिर हिंदुस्तान में टेररिस्टों का इकोनॉमी से कुछ वो होने लगा, ये हेडमास्टर का बेचारा बच्चा है, वो पुअर किसी महिला का बच्चा है। तो इस पूरी थ्योरी को और इस थ्योलॉजी को और इस मानसिकता को, इस विचारधारा को समझने के लिए कहीं और नहीं जाना है। हम अगर थोड़ी देर के लिए ये ध्यान रखें कि 1857 का, जिसे हम म्यूटनी कहते हैं या विद्रोह कहते हैं या आजाद भारत आजादी की लड़ाई का पहला बिगुल कहते हैं, उसको कहते हैं 1857 का, कि 1857 के विद्रोह की बात है। आप सोचिए कि 1857 के विद्रोह के बाद, मात्र उसके 8 साल के बाद, भारत के अंदर एक विचारधारा, एक सोच, एक एजेंडे के तहत 1866 में अगर आप देखें तो कुल मिला के 8 साल का गैप है 1857 से लेकर के 66 में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे सहारनपुर कहते हैं, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है जी। ये वही जगह है जहां का एक कांग्रेस का एमएलए, बहुत पहले आपने ध्यान दिया होगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये गुजरात नहीं है, ये सहारनपुर है, नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी काट के बेच देंगे। ये वो सहारनपुर के अंदर एक जगह है देवबंद। अब ये आप सोचिए कि देवबंद की स्थापना 1866 में हुई, और इसकी स्थापना किस बैकग्राउंड में हुई, किस पस मंजर में हुई, किस स्थितियों में हुई, अगर हम उसको समझ पाएंगे तो आज की अफगानिस्तान की समस्या को शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। तो ये बना, और उसके बाद में वहां देवबंद मूवमेंट चला। और देवबंद मूवमेंट क्या है वो सब आप जानते हैं। देवबंद मूवमेंट की जो पॉलिटिकल विंग है, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पॉलिटिकल मदर है, उसे हम देवबंद कहते हैं, और उसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में ही दीवार से दीवार लगी एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, और उसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। अब मस्जिद है, उसके पीछे क्या दूसरे कारण है, वो जब बन रही थी तब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हुआ करते थे। और आप देखें कि जमीयत उलेमाए हिंद जो बनी, और वो करीब करीब 1919 में आ गई थी वजूद में, और 1919 से पहले 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी भारत के अंदर, और 1902 के अंदर मक्का में पैदा होने वाले मौलाना आजाद भी आ गए थे। तो अब यहां से देखें कि 70 के दशक में ये जो सऊदी अरब के अंदर अब्दुल
वहाब नाम के एक बहुत बड़े मजहबी लीडर हुए, और अब्दुल वहाब के नाम से वहाबिज्म चला। और उस वहाबिज्म का 70 के दशक में अफगानिस्तान में ये जो हुआ, सऊदी अरब से अफगानिस्तान आया, और उसके बाद फिर भारत की जो देवबंद नाम की ये जो दुकान है, स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, यहाँ पे वहाबिज्म आया और वहाबिज्म इनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा बना। अब इन्होंने इसको, क्योंकि उस वक्त मुल्क आजाद नहीं था, तो ये अलग अलग दुकानें कह सकते हैं बार्गेनिंग पावर के लिए बनाई गई। एक देवबंद में बनाई गई, कहा कि साहब ये वहाबिज्म को मानते हैं और ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में डायरेक्ट बातचीत करते हैं, बीच में से कोई मीडिएटर नहीं होगा। तो एक इन्होंने उसे वहाबिज्म कहा। और ये लोग कब्रों के ऊपर इनका इनका यकीन नहीं है, और ये मानते हैं कि कब्र को बनाना भी एक तरीके से मूर्ति पूजा को आगे बढ़ाना है। तो एक दूसरी दुकान खुली, और ये भी उत्तर प्रदेश में खुली। और ये जो एक अक्सर वो है ना कि वो बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है, बरेली के बाजार में झुमका भी अक्सर गिर जाता है, उसी बरेली के अंदर एक बरेलवी सेक्ट तैयार हुआ। और उसने कहा कि देखिए ये कब्रों को मानते हैं, और वो कुछ हद तक जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो तमाम सारे उस समय मूवमेंट चल रहे थे, तो देवबंद का जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मुसलमान इस पूरे मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेते लेते अपनी आइडेंटिटी जो उनकी इस्लामिक है, जो मुसलमान है, वो भारतीय जैसी ना हो जाए। तो ये आप जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता देखते हैं, ये वहां से शुरू हुआ। और ये कहा गया कि भारतीय मुसलमान अपनी आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लिहाजा एक तरीके से उस पूरे मूवमेंट को, अगर देवबंद के मूवमेंट को पढ़ें और उस जमात इस्लामी को, जमीयत उलेमा हिंद को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि ये जो 1857 का जो गदर था, इन लोगों ने कहा कि भाई हम तो जो मुगलों के बाद जाने के बाद जो हुकूमत हमें मिलनी चाहिए थी, अगर हम इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए और उस तरीके से लड़े, तो फिर हमारा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने तो उस मूवमेंट में हिस्सा ही इसलिए लिया कि समय आने पर हम अपने गार्ड्स ऑफ कर देंगे। तो उसी तरीके से ये पहचान बनाई गई, और फिर ये वहाबिज्म आया, और उस वहाबिज्म के भारत का विभाजन हुआ, और एक दुकान पाकिस्तान में चली गई। और वहां आपने एक मौलाना का नाम सुना होगा, मौलाना फजलुर रहमान, जो वहां डीजल की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए मौलाना डीजल भी उनको कहा जाता है। और वो यहाँ हिंदुस्तान आए थे, उनसे मेरी कई बार मुलाकात पाकिस्तान में भी हुई, वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और यहाँ भारत भी आए थे मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में ये विचारधारा बड़ी ताकतवर है और बहुत पैसे वाली है। इसको बहुत सऊदी अरब ने फंड किया। और आपको याद होगा कि इसी इसी विचारधारा के चलते आपको बामियान के अंदर जो बुद्धा की मूर्ति गिराई गई, वो इसीलिए गिराई गई। तो एक तरीके से एक सेक्ट क्रिएट किया गया जो वायलेंट सेक्ट है, जो जो ट्रू, जो असल सेंस में अगर आप कहें तो आज के तालिबान और देवबंदी थॉट ऑफ स्कूल असली इस्लाम है। बाकी सब नकली है, बाकी सब झूठ बोलते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों और माहौल का और मौसम का हाल देख करके उसकी परिभाषा बदल देते हैं। तो इस वक्त जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, इस अफगानिस्तान में आपको याद होगा कि जो मेरे हमारे और आपके दौर की बात है, मुझे याद है कि 1996 की बात थी, और उस वक्त आप सोचें कि रशियन फोर्सेस 89 में वहां से निकल के गई हैं, और माहौल वहां बड़ा जबरदस्त था, और ये तालिबान हुआ करते थे और इनके हाथ में पावर आ गई थी। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया के दो देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरब ने, और दुनिया ने नहीं दी थी। लेकिन उस वक्त जो जो आप कह लीजिए कि एक ऐसे अफगान, उस पठान की हम बात अगर करें कि जिस पठान में बादशाह खान हमको नजर आते थे, बादशाह खान यहाँ आए और वो किस तरीके से नेहरू जी से उन्होंने कहा कि भाई आप हमें भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान था, जो अब केपीके कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, वो सब भारत में मिलने के लिए तैयार थे। लेकिन आपके सियासी लीडरों की स्वार्थ इतने हावी थे कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से एक अलग मुल्क बना करके अपनी दुकान चलाना चाहते थे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद नजीबुल्लाह। और नजीबुल्लाह ये सब लोग भारत में पढ़े, ये अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट बने, फॉरेन मिनिस्टर बने, ये सब भारत में यही पढ़ते थे, क्योंकि वहां पढ़ने लिखने की जगह नहीं थी। और यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में बड़ा टूटा फूटा सा हाई कमीशन हुआ करता था इन लोगों का, अब बेहतर हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो करजई वगैरह हैं, इनके सबके भारत से रिश्ते हैं, क्योंकि ये सब यहाँ पढ़ने आते रहे और यहाँ से जाते रहे। तो मुझे याद है कि जब नजीबुल्लाह को वहां के तालिबानों ने या मुजाहिदीनों ने उनको एक बड़े लैंप पोस्ट पे लटका करके फांसी दे दी थी, तब जाकर के पता चला कि उनकी पूरी फैमिली
भारत में नई दिल्ली के साउथ दिल्ली के अंदर एक एशियाड विलेज है जिसे खेलगांव भी कहते हैं, वो वहां रहती थी। तो ऐसे बहुत सारे लिंकेजेस हैं हमारे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें हमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जो जो तालिबान की मां है, यानी अगर मैं उन अल्फाजों में कहूं कि तालिबान की अम्मी जो है वो देवबंद में रहती है और तालिबान की खाला जो है वो पाकिस्तान में रहती है, और उनकी चचेरी और फुफेरी बहनें जो हैं, जो आजकल भारत में एक नया दौर चला है कि वो देखिए साहब, दिस इज गुड तालिबान, दिस इज बैड तालिबान, और ये जितने भी आपको लिबरल गैंग नजर आता है, वामपंथी नजर आते हैं, कुछ लोगों के मैं नाम लेकर के उनको और बड़ा नहीं करना चाहता, जो यकायक उनको कुछ पता नहीं है और वो तालिबान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दे आर गुड तालिबान, और ये देखिए ऐसा नहीं करेंगे, ये इन्होंने ऐसा कहा है और वैसा कहा है। तो ये जो भारत के अंदर जो तमाम एक पूरी एक ब्रिगेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो किया उन्होंने। हाँ, वो तो कह तो रहा हूँ, प्रेस, मैं तो उनसे ये कहता हूं कि अपने चचाजाद भाई और खालाजाद भाई, क्योंकि आपके यहाँ इस फिलॉसफी में तो चाचा की बेटी के साथ और खाला की बेटी के साथ निकाह हो सकता है, तो अभी काफी सारे शौहर तालिबान के खाली हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनकी चचेरी ममेरी बहनें हैं आपस में ये निकाह कर लें, तो बहुत सारे शौहर इस वक्त गुड तालिबान की हैसियत में मिल जाएंगे, ये करें। और अगर कोई इनको दिक्कत हो रही है तो भारत सरकार फेलिसिटेट कर दे, काफी सारे तालिबानों को जरूरत भी है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ तो 12 साल से कहा है कि जो 22, 30, 35 साल की औरत है उसको तालिबानों के साथ लड़ना है, हम सब जानते हैं वो क्या करता है। तो ये चचेरी ममेरी बहनें जो परेशान है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो जा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन असल इशू जो है, जो आपने दूसरा सवाल पूछा उससे रिलेटेड, वो ये पूछा आपने कि इस पूरे क्राइसिस को जो पूरी दुनिया देख रही है, वहां कैसे अमेरिका आया, फिर कैसे वो वहां से जा रहा है, और फिर किस तरीके से वहां ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने उनको ये कहा है कि आप 31 तारीख तक देश छोड़ दीजिए या नहीं। आप कमाल देखिए कि जुगनू जो है वो सूरज को जो है धमका रहा है, औकात देखिए, इनका पैसा सीज हो गया है, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, और इनकी स्थिति यह है कि इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए दो बातें बड़ी बड़ी साफ होनी चाहिए, जो भारतीय मीडिया अपने शब्दों की मूर्खता में कि तालिबान का काबुल पे कब्जा हो गया है, कब्जा हो गया है, कब्जा हो गया, इनको यहां बैठे बैठे कब्जा भी दिखाई दे रहा है, ये बैठे बैठे यहाँ पे पंचशील के अंदर कितने लड़ाके मारे गए ये इनको पता चल जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है भाई मेरे कि कब्जा किसी चीज पे करना और सरकार स्थापित करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कब्जा तो गुंडे बदमाश इस देश में बहुत सारी जगह कर लेते हैं, लेकिन उससे सरकार स्थापित हो जाएगी, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, उससे पहले वर्ल्ड की जो पूरी कम्युनिटी है उससे रिकॉग्निशन चाहिए, आपको संबंध बनाने हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक लुटेरे गुंडे बदमाशों का, बलात्कारियों का गैंग है, जो कि इस्लाम की किताब कुरान से प्रेरित है, और उसी तरीके की चीजें शरिया नाफिज करेंगे, औरतों को ये करेंगे, पत्थर से संसार करेंगे, ये सब चल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने मुझसे पूछा और जो आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस पूरी तमाम घटना का जो हो रहा है, क्योंकि भारत के ईस्ट में एक इस्लामिक मुल्क है, वेस्ट में एक इस्लामिक मुल्क है, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके 100 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से सीधे तौर पे लगता है। तो एक ये मान के चलें कि हम 3 इस्लामिक देशों से घिरे हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश को कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो बाद में वहां बड़ा जैसे कह सकते हैं कि असली इस्लाम के दावेदार आए, नहीं तो जो भारतीय संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो बंगाल की भाषा थी, जो वहां के खान पान थे, जो शौक थे, जो संगीत था, इसीलिए यहाँ ग्रामीण संगीत हुआ सुना जाता था, और वहां दूसरे वहां बहुत बड़े संगीतकार थे। तो वो एक तरीके से कल्चर सिंथेसिस के चलते बांग्लादेश में जो उग्रता इस्लाम की असली इस्लाम है वो अब नजर आता है। तो अब तीसरा मुल्क आया हमारे सामने, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में अगर आप सोचें कभी कि काबुली वाले की बात होती थी, हमेशा काबुली वाला आता था, काबुली वाला, और हमेशा उसके बारे में एक ऐसी इमेज दी जाती थी कि वो चाकू मार देता है, वो डरा देता है, वो धमका देता है। तो ये बचपन से है इस तरीके का सिलसिला। लेकिन एक ये भी बात कहा जाता है कि साहब जो अफगानिस्तान से एक तो माइग्रेशन बहुत पहले हुआ, वहां किसकी हुकूमत थी, वहां सिख भी बहुत सारे थे और बड़े व्यापारी थे, फिर वो पेशावर का सारा मामला हुआ। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, और हम उस गलती को रिपीट करना चाहते हैं और अलग अलग शक्लों में करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, मैं उसको कोई
किसी को क्रेडिट या डिसक्रेडिट देने की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ लोग अगर कुछ अच्छा भी काम करें, और चाहे वो हमारे मुखालिफ भी हो, हमारी विचारधारा के खिलाफ भी हो, तब भी लोग, मैं समझता हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस चीज की तारीफ करनी चाहिए, ताकि दूसरे को एहसास हो कि जो मैं कर रहा हूं उसके देश के लोग उसको समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत में इस वक्त एक ऐसा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बैठा हुआ है जो चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा है, और ये जो तालिबान और मुजाहिदीन और ये तमाम सारी जो दुकानें भारत में हैं, ये उसको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस वक्त भारत के अंदर एक धड़ा है, जो 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 आर.एस. सिंह साहब की जो किताब है, जिसको आपने भी पढ़ा होगा, उसमें जो एंटी नेशनल की जितनी परिभाषाएं हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो लिखाई में हो, चाहे वो प्रोफेसर में हो, तो कितने सारे वो सारे के सारे आज इकट्ठे हुए हैं, और उनको लगता है कि इस वक्त अमेरिका की हार हो गई है, और अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसको एंटी नरेंद्र मोदी लोगों ने जिताया था, जो बिडेन को अपना चचा बना के लाए थे। आज बिडेन साहब भाग गए हैं, तो उस पे सवाल जरा सा बड़े मुश्किल से उनको करना पड़ रहा है कि अमेरिका वहां से चला गया है। तो भारत के अंदर जो संकट है, उसका एक हल्का सा आपको बानगी यहां से मिल सकती है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, वो राजनीति में भी हैं, वो संसद में भी हैं, वो ड्रामे में भी हैं, वो फिल्मों में भी हैं, वो लिटरेचर में भी हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो हर जगह हैं, और वो अपना काम, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक एक सत्ता के, जिसे कहना चाहिए कि उससे वो एक तरीके से सीधे तौर पे जुड़े रहे हैं, तो वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। उन्हें आज कोई एनजीओ की आवश्यकता नहीं है, अरबों खरबों रुपए के उनके पास फंड हैं। और ये एफसीआरए नाम की चीज जो शुरू हुई थी, आप जानते हैं कि ये एफसीआरए किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया? एफसीआरए सोनिया गांधी ने शुरू किया। अदरवाइज तो मैं समझता था कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और नीरज जी को कोई विदेश से पैसा देना चाहता है, तो नीरज जी के सीधे अकाउंट में दे दे। जैसे नीरज जी सब सारे अपने इनकमिंग इनकम को डिक्लेयर करेंगे, उसको भी टैक्स दे देंगे, लेकिन उसके अंदर नंबर 2 का पैसा आएगा तो आप फिर उसको जवाब दे नहीं है। लिहाजा एफसीआरए बनाया गया और ये कहा गया कि सिर्फ जो फॉरेन फंडिंग है वो एफसीआरए का सर्टिफिकेट जिसे मिलेगा उसी को दिया जाएगा। अब एफसीआरए में ये नहीं पता चल पाता कि यू कांट आस्क द सोर्स ऑफ फंड, उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। तो अब अमेरिका में बैठा हुआ कौन सा मुजाहिदीन ग्रुप यहाँ किसको पैसा भेज रहा है, कौन सा इस्लामिक जो ग्रुप है वो इनको पैसा भेज रहा है, तो एफसीआरए एक तरीके से भारत के अंदर काले पैसे को व्हाइट कर करके यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे, यहाँ लिबरलिज्म के नाम पे उसे चलाया जा रहा है। तो यहाँ की एक बानगी देखिए कि अभी तालिबान की सत्ता स्थापित नहीं हो पाई है, पूरी दुनिया उस पॉलिटिक्स को देख रही है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठता है, उसको उसका इंतजार कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो। लेकिन भारत के अंदर एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री, उसने अपने हिडन एजेंडे को बाहर निकाला, जो पाकिस्तान की पपिट है, पाकिस्तान के खाने पीने पे पलती है और पाकिस्तान के गाने भी गाती है, मुजाहिदीन के भी गाने गाती है, और कश्मीरी हिंदू पंडितों में उसके पिता का नरसंहार में सीधे तौर पे हाथ है। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के अंदर जो एक फोर्स है वो किस तरफ जा रही है, और भारत की सरकार को उस फोर्स से भी टकराना है और तालिबान को भी टकराना है और रशिया और अमेरिका और चाइना के बीच में अपनी पोजीशन को भी रखना है। उसने ये कहा, उस महबूबा मुफ्ती ने, कि देखिए अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क को तालिबानों ने मार भगाया है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को सीखना चाहिए कि कश्मीर पे ज्यादा जुल्म ज्यादती न करे। अब ये आप समझ सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक और हम गलती कर रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में है और तालिबान कोई एक अकेला कोई आइडेंटिटी है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज तालिबान सिर्फ तालिबान नहीं है, आज तालिबान के साथ में आईएस है, अल-कायदा है, जैश मोहम्मद है, आईएसआई जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो शामिल है, लश्कर तोयबा शामिल है, रोहिंग्या मुसलमान शामिल है, बांग्लादेशी मुसलमान शामिल है, और भारत के लिबरल शामिल है, एकेडमिशियन शामिल है। ये तमाम सारे लोग वो हैं जो आप भारत के टेलीविजनों के ऊपर जब डिबेट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस्म का कवरिंग फायर दिया जा रहा है।
आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप देखें कि टेलीविजन पे बैठ करके लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो जुल्म ज्यादती की है उसकी वजह से तालिबान ये हुआ है और अमेरिका ने ही पैदा किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक एक बहुत बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान के साथ भारत को जो है अच्छा व्यवहार करके उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए और भारत को हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे इस बात को तो एक चीज और आपको ताज्जुब की लगेगी और वो ये है कि आप देखें कि रशिया है, चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है और इस वक्त भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी है। जी। तो भारत की स्थिति अगर आप वर्ल्ड फोरम पे भी देखें तो वो नहीं है जो 79 में हुआ करती थी। तब के भारत में और आज के भारत में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम देखते हैं कि अबू बकर से चल के इस्लाम अल बगदादी तक पहुंचा और 79 से तालिबान मुल्ला उमर से चल के मुल्ला ब्रादर तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर के इसी के बीच में तालिबान और इस्लाम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तब मुल्ला उमर था जिसकी एक आंख खराब थी, अब मुल्ला ब्रादर नाम का पैदा हो गया। तो ये तमाम सारे लोग हैं और इस बीच में आपने कई सारे देखे होंगे, अल जाबरी भी आए, उसामा बिन लादेन भी आए, ये तमाम सारे लोग आए। तो भारत के लिए इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि भारत कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कर रहा है और एक चीज इंश्योर कर दी भारत की तरफ से वो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज से 10 दिन पहले 7-8 दिन पहले उन्होंने बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग की और ये कहा कि हमें किसी भी कीमत पर हम तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं देंगे। तो अब ये एक स्टैंड हो गया। अब ये उन्होंने बाकायदा रूट आउट कराया और फिर उसके बाद ये अनाउंस कर दिया। तो दुनिया जो है वो तालिबान को देख तो रही है, लेकिन पाकिस्तान के सामने जो दूसरा संकट है वो ये संकट है कि एक वो बैन लगाने वाला AITF क्या कहते हैं, ATI क्या कहते हैं, मुझे उसको याद नहीं है, जिसके तहत आपको इकोनॉमिक तो वो जो जी तो वो जो सैंक्शन लगने वाला था, आज पाकिस्तान के हाथ में क्या चीज है कि वो ये तो कहेगा देखिए साहब, क्योंकि अब उससे बड़े ताकतवर आतंकवादी खड़े हो गए तो वो जैशे मोहम्मद और लश्कर वगैरह के मामला पीछे छुप जाएगा और इस तालिबान का जो जो सीधे तौर पर सपोर्ट है वो तो पाकिस्तान आर्मी की है। तो पाकिस्तान आर्मी तालिबान को कूल डाउन करने के लिए बार्गेन करेगी वर्ल्ड फोरम पे और कहेगी कि देखिए साहब, हमारे यहाँ तो जितने भी आतंकवादी ग्रुप थे हमने सबको नॉर्मलाइज कर दिया है, उनको 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 बैन भी लगा दिया है, लेकिन तालिबान की वजह से हमारे मुल्क में खतरा है और तालिबान अगर ताकतवर होगा तो फिर इस तरीके की जो जो गतिविधियां वो ज्यादा होंगी। तो एक तो वो अपने ऊपर सैंक्शन हटाने के लिए तालिबान को बहुत बड़ा दिखाएगा और क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब अमेरिका वहां से चला गया है, कोई निगोशिएट करने वाला नहीं है, तो ये निगोशिएशन के नाम से पाकिस्तान इसमें ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि देखिए साहब, हम उनसे बात करते हैं, उनके लोगों ने यहाँ आके हमारे यहाँ शिक्षा ली वगैरह वगैरह, और इस बार्गेनिंग में वो जो उसके ऊपर सैंक्शन लगा है उसे हटाने की बात करेगा। वो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। लेकिन एक और दूसरा चैलेंज ये है कि इस बीच में भारत में कई चीजें जो हैं आप देखेंगे कि एक तरीके से बदली हैं। जो पाकिस्तान या इस्लामिक आतंकवादी दुनिया के भारत की धरती पर जो एक राज कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली टू नेशन थ्योरी के ऊपर इस्लामिक स्टेट बन चुका था जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 पे थी। तो ये एक तरीके से अगर हम कहें कि बैठे बैठे पाकिस्तान ने हमारे देश में उस हालात में यहाँ के नेताओं ने अपनी भूल से या जाने या अनजाने या जानबूझकर या अज्ञानता में वो धाराएं दे करके भारत के दुश्मनों को, भारत के खिलाफ मजहबी लड़ाई लड़ने वालों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कह सकते हैं कि आपने एक अरेंजमेंट दे दिया था। लेकिन इस सरकार ने 35 पे 370 जब हटाया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस बात को लेके खूब गाता रहा और लगातार जो ऑपरेशन कश्मीर में चल रहा है, कश्मीर के हालात बदले हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी कंट्रोल नहीं हुई है, ये जो व्हाइट कॉलर महबूबा और अब्दुल्ला और ये तमाम सारे जो प्लॉट थे इनके ऊपर भी सरकार का शिकंजा है। तो एक हुर्रियत नाम की दुकान हुआ करती थी, उस हुर्रियत का भी आपको पता है आज क्या हाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान इन तालिबान को
ये भी उनके साथ में समझौता करेगा कि देखिए हमने आपको सारी ताकत दी, सब कुछ दिया, अब आप कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भारत वहां पे मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, कश्मीर में ये जो प्रोपेगेंडा वो चलाएगा, और कश्मीर जो है वो हमारी मुल्कियत थी उस पर, ये इसके बहाने इन तालिबानों को, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो कुछ को इधर भेजेगा और फिर उससे पल्ला झाड़ेगा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जमीन से नहीं आए हैं, ये तो सीधे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो इस वक्त जो भारत के सामने चुनौती है कि भारत के अंदर 30-35 करोड़ मुसलमान हैं और वो मक्कार हैं और मुनाफिक हैं, वो अपने आप को कितने कितने रंगों में कह लें, लेकिन सबका एजेंडा एक है, सब अंदर से खुश हो रहे हैं कि तालिबान जो है भारत को सबक सिखाएगा और भारत की हुकूमत क्या करेगी। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वहां पे सिख जो रहते थे, हिंदू जो रहते थे, बौद्ध जो रहते थे, जिनको मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, कुछ दिन पहले भी आपने सुना कि अफगानिस्तान के अंदर पूरा एक गुरुद्वारा उड़ा दिया और वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भाग कर यहाँ आए। तो अभी देखिए जैसे ये बात हुई, फौरन एकदम सीए की बात इस देश में चलने लगी कि देखिए वहां से तो मुसलमान भी भाग के आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा रहा, ये मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये मक्कार मुसलमान हैं जो मारे जा रहे हैं, उन्हें तालिबान वाला इस्लाम जो कुरान कहता है उसे नाफिज नहीं करते। तो भाई आपके साथ मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आपकी हरकतों की वजह से आप पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन सिख के साथ, हिंदू के साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजक है इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो वहां तो पहले भी बमों से मारा जा रहा था और जिस वक्त मैं समझता हूं कई लाखों में हुआ करते थे सिख, आज तो वहां चंद हजारों में रह गए। तो ये फौरन सीए के देखिए जी हजार से भी कम रह गए हैं। तो अब आप सोचिए जी, तो कुल मिला करके जी इसमें जी एक जो चीज आपने कही मैं उसमें पूछना चाह रहा था जी कि अभी पीओ रिसर्च की रिपोर्ट आई कि 99% जो वहां के लोग थे अफगानिस्तान के, वो जी शरिया कानून चाहते थे वहां पर, और अब वो वहां से भाग रहे हैं। और दूसरा एक हमारे देश में एक ऐसा तबका है जिनको बड़ा डर लग रहा था पिछले 6-7 साल से, तो अब उनके पास एक ऑप्शन बन गई है जाने की। नहीं, मैंने तो कहा है कि आमिर से लेके हामिद तक जितने भी हैं, अंसारी से लेकर के सैयद तक, सबको सच्चा इस्लाम, जमीन पे उतरने वाला इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम, आसमानी किताब का इस्लाम, इस किस्म का उस इस्लाम में जेर जबर और नुक्ते की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के फजल से वो अल्लाह की ख्वाबों का, ख्वाहिशों का इस्लाम जमीन पर है। ये तमाम 30 करोड़ मुनाफिक जो बरेलवी हैं, जो देवबंदी हैं, जो अहले हदीस हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो जाएं और इत्तेफाक से, तालिबान अभी हुकूमत सर्व भी नहीं हुई है, वीजे की भी जरूरत नहीं है, पैदल निकल जाएं, कोई कहीं से जरूरत नहीं है कि टिकट भी लेनी पड़े। लेकिन मैंने वही कहा कि तालिबानों ने इस हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमानों के, जो दो मुए डबल स्टैंडर्ड मुसलमान है इस देश के अंदर, जो अलग अलग समय पे अलग अलग किस्म की टोपियां पहनते हैं और हिंदुस्तान के सियासी लीडरों को टोपी पहनाते हैं। ये बात अलग है कि 70 साल में एक आदमी ने जिसने टोपी नहीं पहनी है, उसे टोपी पहनाने में ये बेचारे असफल हो गए हैं, इसलिए परेशान है कि सबको तो पहना ही हमने, लेकिन इसने नहीं पहनी है, इसलिए इसके दिमाग खुला हुआ है, इसका एंटीना खुला हुआ है, इसको सोचता भी है और समझता भी है। तो यहाँ के मुसलमानों की पोल खुल गई है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि तालिबान शरिया की बात करता है, तो क्या शरिया नहीं है इस्लाम का हिस्सा? और शरिया में ये बातें नहीं है कि चोरी करोगे तो हाथ काटे जाओगे। तो यहाँ हिंदुस्तान जो मक्कार मुसलमान है, जो सिविल लॉ में तो चाहता है कि हमें सब कुछ वो चाहिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ में तो वो नहीं चाहता। तो सवाल यह है कि जब आपको सिविल लॉ भी पसंद नहीं है तो क्रिमिनल लॉ मानो ना पूरा, ऐसा कैसे होता है? तो क्रिमिनल में तो आप कुछ और चाहते हो, भारत की आईपीसी चाहते हो, और सिविल लॉ में आप शरिया चाहते हो। तो पहला मुल्क है इस्लाम का अफगानिस्तान, और पहली सरकार बनने जा रही है वहां पे जो आपको दोनों जगह आपको शरिया भी देगी और वहां का कोई आईपीसी भी नहीं होगा। तो ये इनका पाखंड पता चले, और इस देश के तथाकथित हिंदू बुद्धिजीवी और हिंदुओं के ठेकेदारों को यह पता चलना चाहिए कि भाई मेरे, बात करना, जुमले बोलना, डायलॉग बोलना एक अलग बात होती है और जमीनी एकेडमिक बात एक अलग बात होती है। लिहाजा भारत का मुसलमान इसलिए एक्सपोज हो गया कि वो ये कहे कि तालिबान कुरान के हिसाब से हुकूमत चला रहा है या नहीं चला रहा है, कहे कि वहां पे औरतों पे कोड़े लगाना इस्लाम के खिलाफ है। तो यहां तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है ना, यहां तो लोग कुछ भी अंदर कह देते हैं, कहते हैं मैं अथीस्ट हूं, मैं इस्लाम को नहीं मानता।
तो ये मक्कारियां चलती रहती हैं। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच में ये बैठे होते हैं, वहां एक नई मक्कारी का जुमला छोड़ देते हैं, और मूर्ख हिंदू इस देश का जो है उनकी उस बात को इस तरह से प्रचारित करता है कि देखिए साहब वो तो बहुत लिबरल थे, वो बहुत लिबरल थे। लेकिन किसी लिबरल ने ये नहीं कहा कि इस्लाम की जो किताब है कुरान, उसमें 24 आयतें गलत लिखी हुई हैं, वो मारने काटने का वो देती हैं, वो अपने फेलो इंडियंस या फेलो नेशनल जो आपके कंट्रीमैन होते हैं उनके खिलाफ होती हैं। तो ये नहीं बोलते, तो इधर उधर की बात करके हिंदुओं का विश्वास जीत लेते हैं, इधर उधर की बात करके लिबरलिज्म का सर्टिफिकेट जीत लेते हैं। इसलिए भारत के मुसलमान खड़े होकर ये कहें कि कुरान में शरिया के अंदर जो जो लिखा हुआ है, अगर तालिबान वो कर रहा है तो ये सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं, और ये पैगंबर मोहम्मद और अल बगदादी से लेकर के अबू बकर सबके फॉलोअर हैं। तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें भारत के अंदर ये सब कुछ चाहते हैं और आपको गाली देना भी चाहते हैं। ये इस्लाम का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए करते हैं, आपको डराने के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम नहीं मानते। जिना का भी इस्लाम था मोहम्मद, और आपके मौलाना आजाद का भी का इस्लाम था, और अली बिरादरान का भी इस्लाम था। जो दोनों अली बिरादरान जिसके नाम से आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई रामपुर में, ये दोनों वो मक्कार थे जो खिलाफत मूवमेंट को भारत में लेके आए थे और गांधी जी से कहा कि इसको सपोर्ट करना है। क्या बनाया आजम खान ने? आजम खान ने रामपुर में जो विश्वविद्यालय बनाया है वो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली के नाम से बनाया है। तो इसके अंदर सिंबल है, मौलाना मोहम्मद अली और जौहर अली दोनों वो मक्कार मुसलमान थे जो भारत में खिलाफत के मामले को लेके गांधी जी को जिन्होंने बताया कि हमें खिलाफत की सपोर्ट करनी चाहिए, हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होगा और ताकत से फ्रीडम मूवमेंट में लगेगा। तो मूर्ख गांधी जी ने 1921 में जो ये हरकत की और उसको उन्होंने आपने स्थापित किया, आज 100 साल हो गए उस खिलाफत मूवमेंट के, कि हम क्या देख रहे हैं भारत के अंदर। तो मैं मानता हूं कि आज सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लोगों को, राष्ट्रवादियों को यह है कि राष्ट्रवादी पूरी चीज को समझें और ये माने कि कोई दुनिया बाहर से नहीं आने वाली है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और ये गलत दिमाग से निकाल दें कि अमेरिका हार गया है तो हमारी पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी, अमेरिका जीत गया है तो हमारी पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी। भारत अपने अंदरूनी दुश्मनों, अंदरूनी गद्दारों और आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाए, और जरूरी नहीं है कि इस्लाम के प्रति उसकी एक सी नीति हो। आज सऊदी अरब के अंदर जहां आपको कभी फुटबॉल का मैच देखने के लिए बुरखे का जो नकाब होता था वो हटाना मना था, आज उसकी परमिशन दे दी गई, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगा, फुटबॉल का मैच दे। तो समय समय पे धीरे धीरे ये इसलिए लिया जा रहा है कि अब जो इस्लाम की जो नौटंकी थी वो पूरी दुनिया में स्थापित हो चुकी है और पूरी दुनिया में सब जगह पहुंच जाए, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो गंदगी उन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचा दी है। अब कहते हैं कि हम इसमें सुधार लाएंगे। तो ये तो वो वाली बात हुई कि गुंडों ने किसी जगह को कब्जा किया, और जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब अब जो जहां है वो ठीक है, अब हम इसमें कुछ सुधार की बात करेंगे, कुछ रिफॉर्म की बात करेंगे। तो रिफॉर्म के अंदर उस मुल्क को खाली नहीं करेंगे, उस मुल्क में गंदगी फैला के कब्जा किया और अब रिफॉर्म के नाम से वहां खड़े हो गए। तो आपको पता होगा कि सीरिया का क्राइसिस एक जमाने आपने देखा होगा, वो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ और कैसे एक बच्चा समुद्र के किनारे मिला और उस बच्चे की तस्वीर से पूरे देश और हमारे यहाँ तो खासतौर से जो हमारे सनातनी हिंदू हैं उनकी करुणा और उनकी भावुकता तो इतनी ज्यादा जागती है कि यकायक वो एकदम पूरे देश के अंदर एक लहर हो गई और पूरी दुनिया में वो एक लोगो बन के रह गया कि देखिए साहब कितना अन्याय हुआ है। और पूरी दुनिया के हर मुल्क में ये मक्कार, ये कातिल, ये लुटेरे, ये बलात्कारी मुसलमान दुनिया के हर कोने में बस गए शरणार्थी के नाम पे। और आज पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि भारत में एक ऐसी सरकार है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है और लोगों की पहचान द्वितीय है, लिहाजा ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जब लोग वहां से भागेंगे और भाग रहे हैं तो उनको भारत के अंदर जगह दी जाए। तो यहां तो 5.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी इलीगल मुसलमानों को भी बसाया जा रहा है। उनको बसाने के लिए भारत के 3 कानून मंत्री के साथ में 17 वकील खड़े हो जाते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को, चाहे वो अश्वनी कुमार हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो। ये 3 भारत के कानून मंत्री जिन्होंने कई जजों को अपॉइंट किया है, ये रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में मानवीय मूल्यों के आधार पर बसाने पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके की बहुत सारे लोग हैं कि जब यहाँ तालिबान आएंगे तो उनको यहाँ बहुत सारे
जो उनको हूरें भी मिलेंगी जो यहाँ तैयार बैठी हुई हैं बहुत सारी, तो उनको बचाने और उनको एडजस्ट करने की भी मुहिम इस देश में चलेगी। तो ये जो मुसाफिर खाना हमने खोला हुआ है हिंदुस्तान में, इस मुसाफिर खाने ने भारत की मूल प्रवृत्ति, भारत की जो जड़ थी, भारत की जो पहचान थी, जो सरोकार थे, जो आस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, उसको तोड़ करके छिन्न भिन्न करके इस भारत को भी लोग सीरिया और सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस वक्त हर एक को जागरूक रहना है और टेलीविजन की अधकचरी डिबेट और बहुत सारे मुसलमान, चाहे वो पीएफआई के एजेंडे पे हो, चाहे जैश ए मोहम्मद के एजेंडे पे हो, चाहे कश्मीर के आतंकवादी मुसलमानों के एजेंडे पे हो, चाहे आप केरला के अंदर हो, और आप तो अत्री भाई मुझसे ज्यादा कुछ चीजों पे पढ़ते हैं। 2 दिन पहले कलवल तो मोपला का भी 100 साल हो गए हैं, जो मोपला मैसेकर हुआ था, और आप देखिए कि उसमें कितनी मक्कारी से, यानी हमें दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए दुश्मन बॉर्डर से पार नहीं आता, क्योंकि हम तो इस देश में दुश्मनों को, गद्दारों को पैदा करते हैं और उन गद्दारों को संवैधानिक तौर पे जस्टिफाई करते हैं। हम उन गद्दारों को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उनके लिए योजनाएं चलाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन झूठा बनाते हैं, हम आर्टिकल 14 को बरखिलाफी करके आर्टिकल 30 बना देते हैं, हम 25 से 30 आर्टिकल बना देते हैं, हम इस देश में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देते हैं। 5,500 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमानों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है कि तुम आईएएस बनो, तुम पीसीएस बनो, और फिर इस देश की व्यवस्था के अंदर इसको खोखला कर दो। तो कई सारी योजनाएं, हमने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको कानून बना दिया, जिसके तहत भारत की किसी भी भूमि के अंदर वक्फ बोर्ड के लोग आके कब्जा कर सकते हैं, और भारत सरकार ने उन्हें पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें दुश्मनों की कहीं से जरूरत है। लिहाजा इस वक्त भारत के अंदर जो तमाम सारी ताकतें हैं वो इसको कमजोर करने की कोशिश करेंगी, बाहर के खतरों से डराएंगी, और ये जो मस्जिद बनी हुई है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, जिनका हेडक्वार्टर इस समय देवबंद में है, ये मक्कार भी जगह जगह पे आएंगे। मुझे याद है कि मैं एक असाइनमेंट के लिए मुझे जाना था अफगानिस्तान, उस वक्त मुल्ला उमर वहां था और उसे अमीरुल मोमिन कहते थे। उस वक्त उनकी हुकूमत थी वहां पे मुजाहिदीनों की, और बड़े साहब वहां सब कुछ था। लेकिन मेरे जो लिंक थे यहाँ हिंदुस्तान में, उनके माध्यम से मुझे जब पता चला, तो ये जो देवबंद के जो लोग हैं, जहां आजकल उनके साहबजादे जो हैं वो महमूद मदनी, जो कभी कभी जनता दल नाम का एक ग्रुप हुआ करता था, या जनता लोक दल, सॉरी, अजीत सिंह का, उसकी पार्टी से राज्यसभा के वो एमपी भी रहे हैं वो यहाँ पे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम था असद मदनी। वो असद मदनी साहब तालिबान का, इस पूरे 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 मुजाहिदीनों का जो सबसे बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं आपको, करीब ये मेरा ख्याल है कि ये होगी 98-99 की बात बता रहा हूं मैं। वो कॉन्क्लेव इस्लामाबाद में हुआ और उसमें दुनिया भर के जो थे मुजाहिदीन आए हुए थे। मुझे जाना था, लेकिन कुछ वो ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, इसलिए मैं जा नहीं पाया। मैंने बहुत सारे लोगों से, मैं नया नया टेलीविजन में आया था, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि मेरे पास सारे लिंक है वहां तक पहुंचने के, लेकिन वो नहीं जाया। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माई कैरियर, तो उसमें मैं नहीं जाना। लेकिन ये असद मदनी, जिनका ये देवबंद स्कूल है, जिनके बेटे के बेटे लोग इसके इंचार्ज हैं, ये उस पूरे कॉन्क्लेव को एड्रेस करने वहां गए थे। अच्छा। तो कोई बात छुपी नहीं है इस देश में। तो आपके अंदर घर में तालिबान बैठा हुआ है, और इस वक्त क्योंकि भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है और एक ऐसी सरकार है जो देश और राष्ट्र को पहले समझती है, तो उनको इस प्रोपेगेंडा करने में और आसानी होती है। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपके देश में हजारों वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम है, आपके देश में हजारों तालिबान है, हजारों मुजाहिदीन है, और अलग अलग शक्लों में है, और बहुत सॉफ्टली वो अपना एजेंडा रखते हैं। इसलिए बंगाल की हिंसा पे इस देश का मक्कार मुसलमान नहीं बोलता, कश्मीर में सामूहिक हत्याकांड हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस पे नहीं बोलता, लेकिन किसी इक्का दुक्का घटना को पूरे देश में बना देता है। और हमारे सनातनी लोग, जिनके नाम, किसी के नाम के आगे भास्कर लगा है, किसी के नाम के आगे कौल लगा है, किसी के नाम के आगे काक लगा है, किसी के नाम के आगे वैदिक लगा है, ये तमाम फ्रॉड जो है जब बोलना शुरू करते हैं, तो दुनिया में मैसेज ये जाता है कि देखिए साहब, जो एक हिंदुओं के अंदर या सनातनियों के अंदर एक वर्ग ये भी कह रहा है, तो उनको वो हवा देते हैं, क्योंकि वो उनके एजेंडे को सूट करता है। तो ये जो खतरा है इस वक्त, लेकिन जो हमारी आज की पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से लगता है कि सरकार ने बहुत साफ तरीके से इस मामले पे अपनी नीति साफ कर दी है, और हमेशा डिप्लोमेसी में अपने कार्ड नहीं खोले जाते,
और जब चीजें सामने आएंगी, चीजें होंगी। अभी तो वहां खाना जंगी चल रही है, अभी वहां हत्याएं, लुट्टे, सब कुछ होगा। ये जो गुट तालिबान थे, 10 दिन में ही ये बैड तालिबान लगने लगे लोगों को, और बहुत सारे लोग जो टीवी पे थे उनकी भाषा बदल गई है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम तो पहले ही जो गद्दारों के खिलाफ किताब जो आपने वहां आए थे आप, उसका हिंदी संस्करण भी आ गया है, और 19 सितंबर को संडे के दिन बनारस में इसका उद्घाटन दोबारा से हो रहा है, और उसमें तमाम सारे लोग जा रहे हैं। अगर आपके पास समय हो तो जरूर आइएगा, क्योंकि जब आप होते हैं तो मुझे लगता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो चीजों को बड़े तर्क के साथ रखता है तो होता है, तो हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। तो इसमें जितने एंटी नेशनल थे उसमें कुछ और नए ऐड हो जाएंगे इसके बाद में, और भारत के लोगों को इस बीमारी से बाहर आना चाहिए कि हमें दया और करुणा दिखानी चाहिए, और पूरा विश्व हमारा घर है। ये दुनिया की पहली ऐसी मेजोरिटी है कि जिसके अपने घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, अपने घर में बहन बेटी जो है उसकी इज्जत बच नहीं रही है, लेकिन हम पूरी दुनिया की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में चिंता है और पूरे विश्व को अपना घर मानने की बात करते हैं। हमारा घर है नहीं। तो इस बीमारियों से बाहर निकलना चाहिए और साफ खुले शब्दों में बात करनी चाहिए। आप सच्चाई पे बात करिए। इस मामले में अगर टेलीविजन डिबेट पे कोई एक आदमी है जिसका मैं बेहतरीन एडमायरर हूं, उसका नाम है प्रोफेसर रंगनाथन। वो बिना लाग लपेट के देश के जाहिल मुसलमानों को अंग्रेजी में बता देता है कि कुरान में क्या लिखा है। तो प्रोफेसर रंगनाथन जैसे लोग इसलिए इस देश में आगे आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये किताब नहीं पढ़ते हैं, ये मुस्लिम हेटर हैं, ये तो र्यूमर मॉन्गर है। तो जब अंग्रेजी का कोई प्रोफेसर, वो भी साइंस का प्रोफेसर, वो भी जेएनयू का प्रोफेसर जब बोलता है, तो लोगों को पता चलता है कि ये जो अनिल अत्री साहब बोलते हैं, ये और दूसरे लोग बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए फतवा दे करके भाग जाते हैं लोग। अब फतवा देने के बाद पूछते नहीं है कि क्या हुआ। तो ये फतवा डराने की जो दुकान इनकी चल रही थी, वो धीरे धीरे इसलिए बंद हो रही है कि आप जैसे लोग और देश में 25-30 लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, शब्दों के साथ बोल रहे हैं, रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं। तो हमें और ज्यादा चौकन्ना होना है। और ये जो मक्कार आएंगे अलग अलग तमाशा लेकर के, इन लोगों से सरकार को अलर्ट रहना है कि ये लोग आएंगे और इस मौके का फायदा उठाएंगे और फिर कोई नई दुकान चलाएंगे। क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होने वाला है, अलग अलग एजेंडे भी हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि इस वक्त तालिबान अकेला नहीं लड़ रहा है। पूरी दुनिया में जहां जहां आईएस है वो भी इनके साथ है, जैश ए मोहम्मद भी इनके साथ है, लश्कर ए तोयबा भी इनके साथ है, पीएफआई भी इनके साथ है, मुस्लिम लीग भी इनके साथ है, बंगाल, कलकत्ता, केरला का मुसलमान लेफ्टिस्ट भी इनके साथ है। इसलिए आप देखिए कि मोपला में 350 वो मुसलमान जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया था 100 साल पहले, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया हुआ था। वो तो जो हमारे देश में जो संस्था है जो उस किताब इतिहास को लिखती है, उन्होंने पता करा कि वो एक हाजी नाम का उसमें आदमी था, उसको फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है। और आज भी केरला की सरकार में मक्कार लोग खड़े होकर के उसको कह रहे हैं वो तो भगत सिंह था। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं है, क्योंकि किताबें वो पढ़ी जिसको आज आप करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी किताबों के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, वो अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं। कल हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर 3 पार्टी की सरकार हो और सत्ता में बैठने की जोड़ तोड़ चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी 2 मक्कार है उसमें। एक यूपी से गया है, वो कोई आजमी नाम का मक्कार बनाफर है जो हर 15 दिन के बाद क्या करने नेपाल जाता है। सबको पता है कि नेपाल में इस सभी बॉर्डर पे कौन एक्टिव है, कोई चेक नहीं करता है उसको। और एक दूसरा है नवाब मलिक नाम का। उन 2 लोगों ने 3 पार्टियों की सरकार के होते हुए भी महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की किताब के अंदर एक टेम्परिंग कर दी और देश को नहीं पता चला, नीरज भाई। और उसमें यह कहा गया कि 23 मार्च को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और कुर्बान हुसैन को फांसी हुई थी। जी, ठीक बात है। तो अब मेरा कहना सेंस ये नहीं है कि हम रोमिला थापर को रो रहे हैं, इरफान हबीब को रो रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ये हो रहा है। बंगाल के अंदर एक बंगाली में किताब छपी है, और आप देखिए कि वो इरफान हबीब की एक दोस्त हुआ करती थी, उनका नाम है शिरीन मुस्फी, जिनको इस सरकार ने प्रोफेसर एमेरिटस की डिग्री दी है, जो कि उनके ऑफिस में क्लर्क हुआ करती थी। उसने बंगाल में किताब के अंदर लिखा है रामा वाज ए एग्रेसर, ही वाज ए फॉरेनर, वो तो हमलावर था। तो हमारे यहां एजेंडा अभी भी चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत माता का जय के नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली।
हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर क्लास में हर आदमी को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध होना चाहिए। और ये बोध किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को चिल्लाने के लिए होना चाहिए। हजारों बहुत से काम जो आप साइलेंटली कर रहे हैं, नीरज भाई, आरएसएन कर रहे हैं, जीडी बख्शी कर रहे हैं, गौरव आर्या कर रहे हैं, और तमाम सारे लोग कर रहे हैं। इन सब की वजह से आज ये माहौल बना है कि कोई आदमी आपको डिनाई नहीं कर रहा है, आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप हवा में बात नहीं कर रहे। इसलिए इस देश में हिंदू तो संगठन बहुत पैदा हुए, लेकिन हिंदू इंटेलेक्चुअल नहीं पैदा हुए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तमाम सारे लोग र्यूमर की बातें बहुत करते हैं, हवाई बातें बहुत करते हैं। हमने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जो लेफ्ट के मीडिया को, लेफ्ट के लोगों को चैलेंज कर सके तथ्यों में। आज किताबें लिखी जा रही हैं, आज आप तर्क देते हैं तो लोग आपको जवाब नहीं दे पा रहे, लोग अपने अपने ऑडियंस को नहीं बता पा रहे, और आपकी बात जो है गांव गांव में जा रही है, गली गली में जा रही है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये धरना प्रदर्शन देने से अगर देश के अंदर कुछ हो रहा होता तो फिर गांधी जी ने जो पाया वो भी मिल जाता। आखिरकार इस देश को सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, वीर सावरकर जैसे लोगों के और भगत सिंह की वजह से आजादी मिली। ये चरखा चलाने से आजादी मिल रही होती और कोई कानून चला जाता तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये प्रोपेगेंडा और ड्रामेबाजी अपनी जगह है, लेकिन जो जमीन पे काम है वो यही है कि तालिबान की इस घटना से अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें दो ही चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की सरकार को राष्ट्र विरोधी ताकतें, अंतरराष्ट्रीय ताकतें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये कहीं भी ना कर पाए कि भारत को अपनी खिड़की खोल देनी चाहिए। ये मजलूम मुसलमान हैं, ये बेचारी एक औरत है, ये मुंह दुहा एक बच्चा है, देखो ये कैसे खड़े हैं, और भारत तो सदियों से सब कर रहा है। भाई हमें माफ करें, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप 56 मुल्कों में जाएं, इस अरब में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, कुवैत में जाएं, जहां दिल चाहे जाएं, हमारे पास ना आए, क्योंकि ये मुल्क जो है रहने लायक नहीं है। और अगर आपको आना है तो पहले वो जो मक्कार था भारत का वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी से सर्टिफिकेट लेकर आए कि भारत में आप सुरक्षित रहेंगे। वही सुरक्षित नहीं है मक्कार। जावेद अख्तर सुरक्षित नहीं है, शाहरुख खान, फलाने खान, दिमाग के खान, ये मक्कार खान जितने हैं ये सुरक्षित नहीं है। तो भारत में मत आओ भाई। भारत में हिंदू कट्टरवाद है, और अगर ये लोग इसे कट्टरवाद मानते हैं तो ये कट्टरवाद अच्छा है। अगर इस हिंदू कट्टरवाद से गद्दार डरते हैं तो ये हिंदू कट्टरवाद बहुत अच्छा है, इसे सम्मानित करना चाहिए। इस हिंदू कट्टरवाद वर्ड हो ही नहीं सकता। हिंदू का मतलब होता है सनातनी, सनातनी का मतलब होता है जो प्रकृति के साथ जिंदा रहता है, जो प्रकृति की पूजा करता है। हम किसी किताब के गुलाम नहीं हैं, किसी एक पागल आदमी के वैशीपने के गुलाम नहीं है, उसकी पागलपने की हरकतों को हम अपना किताब नहीं मानते। लिहाजा हमें बख्श दे और जहां जाना है जाएं। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां जाएं, वहां और बहुत बड़ा इस्लाम मौजूद है, वहां तो कुरान की आयतें रोज नाजिल होती है ऊपर से भाई। वहां तो एसी जो है वहां मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां तो मिलिट्री की मस्जिद अलग है, वहाबी की अलग है, देवबंदी की अलग है, अहले हदीस की अलग है, शिया का वाजिबुल कत्ल है। वो तो ऐसा मुल्क है कि जो काम प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं किया वो पाकिस्तान ने 1974 में अपने आइन के अंदर, अपने संविधान के अंदर 220 संशोधन ला करके कहा कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। अल्लाह ने उसे मुसलमान भेजा था, ये अल्लाह के जो बंदे हैं उन्होंने उससे खारिज कर दिया। तो आज अहमदिया मुसलमान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट मुसलमान बांट रहा है। तो भाई भारत तो मुसलमान कंट्री नहीं है, तुम्हें अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो पाकिस्तान से लो जाके सर्टिफिकेट, वही देगा तुम्हें, और उसी सर्टिफिकेट को लगाना। तो भारत को सरकारों को दबाव में न लें, इसलिए राष्ट्रवादियों को अपनी ताकत से खड़ा होना चाहिए। और जब तक भारत की धरती पर यह देवबंद है, जब तक भारत की धरती पर यह बरेलवी सेक्ट है, ये दुकानें उसी वक्त तक हैं जब तक भारत दारुल हरब से दारुल इस्लाम नहीं बन जाता। ये दुकान आपको कश्मीर में नहीं मिलती, वहां नहीं मिलती, क्योंकि वो तो हो चुका। सरकार ने किया, व्यवस्था ने किया, ब्यूरोक्रेसी ने किया, पॉलिटिशियन ने किया, होने दिया। अब उसके बाद कहते हैं बच्चा भाई अब क्या हो सकता है। अब तो देखिए 30 साल हो गए, आज तक एक भी पंडित नहीं जा सकता वहां, कोई हिंदू नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हमने कर दिया, आप कुछ भी कर दो। ये तो वही वाली बात है कि हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। अब आपने 20 बच्चे पैदा कर दिए, आप कहेंगे इसे हम कहां मार डालें, हम इन्हें जहर दे दें।
तो अब भारत के लोग उस भारत का पानी पियो, भारत की हवा लो, और भारत की सर्दी में फिर उसको ये भी कहो कि साहब देखिए अब बच्चों को थोड़ी मार सकते हैं। तो हम इस बसाते 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 आज भारत में 1947 के इतनी लंबा समय हो गया, 75वीं वर्षगांठ भी आ रही है, लाखों लोग मरने के बाद भी आज हम उसी बीमारी और उसी कैंसर से फिर जूझ रहे हैं। इस देश में 85 पाकिस्तान बन चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरेआम गोली मारी जा रही है, चौराहों पे मारी जा रही है, सरकारी जमीनों पे घेर घेर के सड़क के चौराहों पे ये बनाया जा रहा है। उसको हटाने वाला हिंदू जो है वो कट्टरपंथी होता है, और मक्कार मुसलमान फ्लाईओवर से लेके फ्लाईओवर के नीचे तक मजारे बना देता है। कोई कुत्ता मजार है, कोई कबूतर मजार है, कोई घोड़ा मजार है, कोई गधा मजार है, और आप जमीन घेर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं इस देश के अंदर। पुलिस डरती है कि पुलिस को इस देश के सत्ताधारियों ने पिछले 70 सालों में नपुंसक बना दिया है। वो अपने कानून की ड्यूटी भी नहीं कर पाता है, उसके ऊपर इतना दबाव होता है। मैंने आगरे में देखा, एक जिंदा केस मेरे पास आया। आगरे के अंदर एक राष्ट्रवादी पार्टी का एमपी है, और 4 कॉलोनी के मुसलमान उनके साथ उठ बैठना, उसका बिरयानी खाता है। वो वहां के एक ऑफिसर पे दबाव डाल रहा है कि तुमने ये मुसलमानों को जो नोटिस भेजा है, क्योंकि वहां हजारों करोड़ों का उनके ऊपर जो है वो टैक्स बकाया है जमीनों का, उस अधिकारी ने जब उनको नोटिस भेजा तो वो दलाल जो है वो आ गया, क्या कहते हैं, वो 10-15 मुसलमानों उसकी दोस्ती है, उनके बचाव में आ गया और कहने लगा मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। तो दलाल भारत के अंदर अलग अलग शक्लों में है। उन्होंने जब मुझे फोन करके बताया तो मुझे बड़े ताज्जुब हुआ। बोले साहब वो ऐसी पार्टी का है, मैं क्या कहूं आपको, और खुल्लम खुल्ला कर रहा है बदमाशी वो, और कहता है मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। वो आदमी कह रहा है कि भाई इस आदमी इन लोगों के ऊपर 400 करोड़ रुपए बकाया है, इन्होंने पैसा नहीं दिया, टैक्स नहीं भरते ये लोग। अब वो ईमानदार अफसर है, लेकिन उस दलाल को 50-60 मुसलमानों का इसलिए भरोसा चाहिए कि उसको चुनाव लड़ना होता है। अब उससे उसकी क्या सहमति मैं नहीं जानता, इसलिए पार्टी क्या है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो दलाल एक अच्छे लॉ अबाइडिंग ऑफिसर को जो कानून से काम कर रहा है उस पर दबाव बना रहा है। तो आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि कश्मीर, केरल, बंगाल, दिल्ली, बहुत सारे लोग हैं। ये 20-25 करोड़ लोग ऐसे नहीं घूम रहे हैं, ये अलग अलग जुमलेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग नरेटिव बना रहे हैं कि देखिए साहब वो तो बहुत ही जाहिल लोग हैं, और इस्लाम तो पीस का मजहब है, इस्लाम तो अमन का पसंद है, अमन का गहरा है, और जिन्हें क्या क्या बातें बोलेंगे। तो ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहेंगे, और जो उधर कुछ कर रहे हैं उनको रोकेंगे नहीं। तो तालिबान को पब्लिकली इस समय नहीं वेलकम करना है, अंदर से वेलकम करना है, और भारत सरकार पे एक मुहिम चलानी है कि देखिए साहब बहुत बहुत जुल्म ज्यादती हो गई है, आप रहनुमा हैं, आप बड़े हैं, आप सुल्तान हैं, यहाँ के नेताओं में हवा भरो और अपना काम निकाल लो, और उसके बाद भूल जाओ, और फिर शाहीन बाग को झेलो, फिर किसान आंदोलन को झेलो, फिर बंगाल को झेलो, और फिर किसी मुसलमान को पकड़ के जेल में डाल दो। तो ये सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है, ये तमाम सारी चीजें होंगी। लिहाजा देवबंद इस तालिबान की अम्मी है, खाला पाकिस्तान है, और ये तालिबान चचेरे फुपेरे भाई घूम रहे हैं, और इस्लाम में चचेरे फुपेरे भाइयों के साथ शादी हो जाती है। तो यहां जो मोहतरमाएं परेशान हैं उन्हें खुली छूट है कि वो जाएं, शादी करें, और कुछ 10-15 तालिबान और पैदा करें ताकि अल्लाह की लड़ाई में इनकी कमी ना हो। तो भारत के सामने 2 चीजें होंगी कि इसका दबाव पाकिस्तान भारत में इस्तेमाल करेगा, उसको छूट लेनी है, और अब उनके पास उनके पास जैसे मोहम्मद बनाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो वो जो फंडिंग थी वो भी बंद हो गई है। लिहाजा वो चाहेंगे कि बने बनाए तालिबानों को कश्मीर की तरफ मोड़ दो, तो धारा 370 और 35 पे हटने के बाद जो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, जो यहाँ पे भेज भी रहा था, जो उनके प्रॉक्सी से अब्दुल्ला और मुफ्ती इनकी भी जड़ें कट रही हैं, ये भी जमीन से खट गए हैं, और वहां जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया, तो कश्मीर से सीधे तौर पे बॉर्डर लगने से वो कोशिश करेगा कि भारत के अंदर तालिबानों को इस्लाम के नाम के ऊपर, काफिर के नाम के ऊपर, गैर मुसलमान के नाम के ऊपर यहाँ की हिंदू सरकारों को और हिंदू लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को बरगलाएगा, और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब उसके पास तो, क्योंकि कहते हैं ना कि अब तो ये पाकिस्तान बांझ हो चुका है, अब इसके पास ऐसे कोई मर्द पैदा करने की शक्ति नहीं बनी है जो पाकिस्तान में बम डालने आए, क्योंकि उससे भी बड़ा मर्द भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसलिए उन्होंने अब तालिबान पैदा बंद कर दिए, अब जैश ए मोहम्मद नहीं पैदा हो रहे, अजहर मसूद नहीं पैदा हो पा रहे, तो अब चक्कर यह है कि उन्हें बने बनाए पड़ोसी के अजहर मसूद चाहिए जो इनके लिए लड़े। तो वो एक बड़ी घटना हो सकती है कि इस बहाने भारत के अंदर
इस किस्म की इंसर्जेंसी बढ़ेगी और ये जो एंटी नेशनल्स हैं इनकी जबान खुलेगी और ये भारत के अंदर एक नैरेटिव पैदा करेंगे मानवता का, दया का, ये तमाम सारी चीजें होंगी। तो मैं कुल मिलाकर के सिर्फ यही कहूंगा कि अफगानिस्तान का इतिहास कोई नया नहीं है, वहां हमेशा से यही हुआ है। और हक्कानी सेमिनरीज को आप जानते हैं, हक्कानी कौन था और वो किस तरीके से हुआ। तो गजवाए हिंद और ये सिविलाइजेशनल, ये जो लड़ाई है इसे मैं सिविलाइजेशनल लड़ाई कहता हूं। इसलिए वो जो हेमिल्टन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये वही है। ये सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है और एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता थी, जिसने दुनिया को दिया, दुनिया से लिया नहीं, उस सभ्यता के खिलाफ और रेस्ट का झगड़ा है। अब इसमें सनातन, ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हर उस सनातनी की है जो अपने आप को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है। उसकी पार्टी क्या है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो किस हिंदू संगठन का सदस्य है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। जो जहां है अपनी भूमिका तय करे और वहां खड़े होकर के इस बात को कहे, 1 से 2 को कहे, 2 से 4 को कहे, लिखे, बोले, चिल्लाए। और अगर ये तीनों काम भी करने में असमर्थ है तो नीरज जी के पीछे खड़ा हो जाए, जीडी के पीछे खड़ा हो जाए, आरएसएन के पीछे खड़ा हो जाए, जो देश में चिल्ला रहे हैं उनके पीछे खड़ा हो जाए। यही मेरा 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 इस पूरे पे अपना तसरा है। आप और कोई बात आपके मन में हो तो पूछ ले। मैंने कुल मिलाकर के एक पूरा एक सिचुएशन ये क्रिएट की ताकि हम ये समझ पाएं कि तालिबान क्या चीज है, कैसे है, कहाँ है और क्या क्या इसके भारत के ऊपर असरात होंगे और भारत के लिए क्या क्या एडवांटेज पॉइंट है। इसलिए भारत के लोग ये ना समझें कि ये सिर्फ तालिबान लड़ रहा है। तालिबान के साथ भारत विरोधी ताकतें लड़ रही हैं, जैसे मोहम्मद लड़ रहा है, लश्कर तोयबा लड़ रहा है, आईएसआई लड़ रही है, तो अलकायदा भी लड़ रहा है। तो ये तमाम सारे लोग हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज भाई जी। एक जो आपने कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, तो मैं कई बार ही कहता हूँ कि हमारी तो संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है और जो हमसे टकरा रहे हैं वो तो सिविलाइजेशन है ही नहीं, वो तो जाहिल वहशी जानवरों का कुछ झुंड है जो हमसे टकरा रहा है। और ये कुछ दर्शकों के प्रश्न है, यदि अनुमति दें तो मैं वो ले लूं अब थोड़े से। आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, आप पूछे जाहिद भाई, नहीं कोई मसला नहीं है जी। कूल ड्यूड हैं पुष्पेंद्र सर एंड नीरज जी, प्रणाम। मोदी जी सीएए कब तक लागू करेंगे, ये डिले समझ के परे है। क्या अफगानी रिफ्यूजीज को लेना सही है? वो तो ना पुष्पेंद्र जी ने बता ही दिया कि सही नहीं है जी, क्योंकि वो भारत के लिए शांत की तरह सही साबित होंगे। ठीक बात है जी। तो सीएए नहीं लागू कर रहे, उनका प्रश्न ये है। देखिए, जब खेल हो रहा हो और जो फॉरवर्ड लाइन होती है, फॉरवर्ड जिसे कहते हैं फुटबॉल में और हॉकी में, तो गोलकीपर को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा फॉरवर्ड जो है किस वक्त गोल करेगा। इसका अधिकार उस फॉरवर्ड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गोलकीपर को पीछे से जो साहब सवाल पूछ रहे हैं वो गोलकीपर हैं। इस वक्त हम सब गोलकीपर हैं और गोलकीपर को पूरा खेल नजर आता है, लेकिन गोलकीपर को लगता है कि अब गोल करो, अब गोल करो, लेकिन हम फॉरवर्ड को ऊपर छोड़ दें कि वो किस मूव के साथ, किस वक्त, किस एंगल से गोल करेगा। लिहाजा आपने जिस आदमी को सत्ता सौंपी है वो इस मामले में मास्टर आदमी है कि कब कौन सी बात कहनी है और किस तरह कहनी है। इस मास्टर आदमी ने, आप देखें 2014 से कम 6 बार तो पाकिस्तान को 14 तारीख को आजादी की मुबारकबाद दी और यकायक आजादी की मुबारकबाद उसने कहा कि 14 अगस्त भारत विभाजन विभीषिका की स्मृति दिन है। तो अब आप कहें कि ये पहले 14 में क्यों नहीं कहा था? तो 14 से आते आते उसको जब राइट मूव लगा तो उसने गोल कर दिया। तो सीए के ऊपर मुझे मानना है कि इस वक्त गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त तो। और इस वक्त आप ये देखें कि जो सिख जो हैं कनाडा में कुछ पंचर जोड़ करके कुछ पैसे वैसे कमा लिए हैं, जिन्होंने, जो भारत को गाली दे रहे हैं, जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं या खालिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अफगानिस्तान के नागरिक हैं, अगर अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जब उन पे संकट आया तो वो कनाडा नहीं गए, यूके नहीं गए, वो भारत आए और उनके तीनों ग्रंथ पूरी सिक्योरिटी में भारत का कैबिनेट मिनिस्टर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अपने सर पे लग के लाया है। ये मोदी की ही ताकत है, ये इस देश के प्रधानमंत्री की ही ताकत है कि उसने बता दिया कि दुनिया में तुम अपनी पहचान बदल सकते हो, तुम स्वाफा बांध लो, तुम दाढ़ी रखो न रखो, तिलक लगाओ, लेकिन संकट आएगा
तो तुम्हें भारत ही की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो कंफ्यूजन फैलाया था, जो हो रहा है इस देश में, इसलिए ये एक ऐसा वक्त है, मुझे जहां तक जानकारी है कि अगले 1 महीने में इसकी अधिसूचना जारी होने जा रही है। जी, चलिए, ये तो बहुत खुशखबरी दे दी आपने। विकास भारद्वाज जी हैं, गुरुजन वी डोंट वांट टू लूज यू, सो प्लीज मेक योर बैकअप चैनल एंड अपलोड ऑल वीडियोस ओवर देयर एज यूट्यूब डिलीटेड रचित जी चैनल सब लोग तंत्र एंड ट्रूथ एंड डेयर बोथ हैविंग सब्स इन लैक्स। अच्छा, ये तो मुझे अभी पता लगा जी। और क्या मुझे मैं समझ में नहीं आया, क्या करें? एक 2 चैनल हैं, एक सब लोकतंत्र है, रचित कौशिक जी चलाते हैं उसे, और एक हाँ, ट्रूथ एंड डेयर है, वो भी वही चलाते अच्छा हैं। तो कह रहे हैं उनको डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए भी खबर है ये। जी, रचित भाई का तो नंबर है, बैकअप। उनसे पूछूंगा क्या हुआ। जी, बीच में कुछ बैन वैन तो लगाया था, फिर वो बैन हट गया था, कुछ ऐसा हुआ था हाँ, उनको वो तो हट 1 गया हफ्ते था, की। लेकिन आज का नया बता रहे हैं अभी। अरे तो दिस इज वेरी बैड। लेकिन देखिए, हो सकता है कि ये भी एक एजेंडा है। आप जानते हैं कि पूरे देश भर में सब क्या हो रहा है कि किस तरीके से कुछ खास लोगों के यूट्यूब को खत्म कर दिया जाता है, कुछ लोगों के फेसबुक को बैन कर दिया जाता है, और लेकिन जो इस देश में ऐसे लोग हैं जो भारत को गाली देते हैं, उनका ना तो हमने चैनल बैन होते देखा। तो हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि ये तमाम सारी ताकतें उसी एजेंडे, उसी टूल किट का हिस्सा है, जो अमेरिका में भी है, जो लंदन में भी है, जो फ्रांस में भी है, जो जर्मन में भी है। तो हम सबको इसमें अलर्ट रहना होगा। लेकिन अगर मैं रचित भाई से बात करूंगा कि क्या हुआ है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है नीरज भाई। जी, जी। और मैंने बैकअप चैनल अब शुरू कर दिया है, उसमें कुछ तो डाल दिए, बाकी ऐड करने बाकी हैं, तो अच्छा, ध्यान रख रहा हूँ इसका। ओके। जी। अजेंद्र चौरसिया जी हैं, क्या रखा है काफिरों के हिंदुस्तान में कुछ ठीक बात है अजेंद्र बहुत जी। बढ़िया। इसको इनसे कहिए कि इसको एक अच्छा सा, एक खूबसूरत से उस पे नोट पे लिख करके फेसबुक पे इसको डालें, और इसको हम सब लोग शेयर करेंगे। ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए जो बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे नारे लिख रहे हैं, ये होना चाहिए। बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। अंग्रेज चौरसिया साहब, आपने बहुत खूबसूरत नारा लिखा है। जी। सचिन दुबे जी प्रणाम, पुष्पेंद्र जी, नीरज जी प्रणाम। सचिन जी, हम सनातनियों को जो करना है जल्दी ही करना है, आप लोगों को साधुवाद। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The devil, BJP and RSS say DNA is same, they are more secular than Congress. We need alternatives. BJP couldn't even protect their own workers and voters in Bengal. Need unapologetic Hindutva at center. ऑल्टरनेटिव ढूंढने जाएंगे तो इस बहुत। इसमें इसमें मेरा एक कहना है जी। कि त्रिवेदी, क्या नाम है? दी डेविल। दी डेविल साहब, आप जो भी हैं, आप एक मंत्र को याद रखिएगा। वो मंत्र जो है, शायद सारी ऐसे सवालों का जवाब दे देगी। हम सब ये मानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, और देश से बड़ा राष्ट्र। जब राष्ट्र की बात मैं करता हूं तो व्यक्ति और संगठन और पार्टी बहुत बौनी और छोटी होती है। इसलिए जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हम 1947 के भारत की बात नहीं करते। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हजारों हजारों साल पुराने सनातन की बात करते हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अपनी परंपराओं, आस्थाओं, सरोकारों की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी भाषा की बात करते हैं। तो देश चलते रहेंगे, संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, और व्यक्ति आते और जाते रहेंगे, ये लेकिन राष्ट्र अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक राष्ट्र रहेगा। इसलिए भारत के राजनीतिक, भारत के तो टुकड़े हुए हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के टुकड़े नहीं हुए हैं, हमारी आस्थाओं के टुकड़े नहीं हुए हैं। इसलिए हिंगला माता के मंदिर में आज भी पूजा हो रही है। इसलिए शारदा माता के मंदिर में पाकिस्तान के पास जाने के बाद भी आज भी पूजा हो रही है। उसे नहीं मार पाए, हमारी संस्कृति को नहीं मार पाए। जमीन का टुकड़ा बटता है, घटता है, वो तो होता रहता है, कोई बात नहीं। भारत 3-3 बार बटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या संस्कृति कमजोर हो गई हमारी? हम तो पूरी दुनिया में किस लिए जाने जाते हैं? हम अपनी उस पहचान को ढूंढें। हम गांधी से नहीं जाने जाते, हम चाचा नेहरू से नहीं जाने जाते, हम आचार्य चाणक्य से जाने जाते हैं। ये नैरेटिव गलत है कि जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। अरे सिकंदर को किसने जीता ये भी तो बताओ यार। तो दैट इज, हमारे नैरेटिव समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए क्या डीएनए, क्या वो सब, ये सब छोड़ दीजिए, जब कोई मसला नहीं होता इन सब बातों का। और हमें किसी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देना है, ना कम्युनलिज्म का देना है। हमें अपने आप को रोज ये सर्टिफिकेट देना है कि हमने आज राष्ट्र के लिए क्या किया, जो ना किसी पार्टी का ठेका है, ना किसी संगठन का ठेका है, और हम खुद तय करें।
कि जो हमारा सामर्थ्य है, जो हम जो चीज जानते हैं। आप अच्छा गाना लिख सकते हैं तो गाना भी गाइए, गाना लिखिए भी, कुछ भी करिए जो आपको लगता हो जिससे राष्ट्र मजबूत होता हो। सड़क चलते दो लोगों की आप मदद करें ये कह के कि तुम सनातनी हो, वो भी बहुत बड़ा आपका वो है। अपने गरीब की मदद करने का मतलब नहीं होता पैसा देना है, उस किसी को अच्छी किताब ही भेंट कर दीजिए। तो छोटे छोटे चीजों से एक क्रांति आती है। और शायद मैं बार बार कहता हूं कि 15-20 लोग जो देश में बोल रहे हैं, आज उससे एक अंडर करंट बना है। और उस क्रांति से जब आप सच बोलने लगे, जब आप झूठ को झूठ कहने लगे, इससे बड़ी अत्रि भाई क्या आपकी अचीवमेंट हो सकता है कि जिस भारत के अखबारों में मुसलमान शब्द लिखने से एडिटर कप कपाते थे, सब एडिटर कप कपाते थे, मस्जिद में रेप हो जाए उसे बताने से डरते थे, मजार में रेप हो जाए बताने से डरते थे। उस उस समाज में हम तो बड़े फॉर्चुनेट हैं अंतरी भाई, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हम अपने सामने भारत के टेलीविजन पर, अंग्रेजी टेलीविजन पर, नंबर 1 अंग्रेजी टेलीविजन पर एक रूलिंग पार्टी का चीफ स्पोक पर्सन आता है। ताज्जुब करेंगे, डिबेट हो रही थी किसी विषय के ऊपर, वो स्पोक पर्सन कुरान शरीफ हाथ में लेकर के चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को बता रहा था, किसी की फ्रेंच कट दाढ़ी है बकरे वाली, किसी की लंबी दाढ़ी है, वो बता रहा चिल्ला चिल्ला के, देखो कुरान की आयत नंबर इसमें क्या लिखा है। ये बदलाव नहीं है, ये क्रांति नहीं है। जो समाज 1000 साल से अपनी बात को कह नहीं पाता था, अपने ऊपर सेकुलरिज्म के रखे हुए हाथ को झटक नहीं पाता था, आज उस रूलिंग पार्टी का एक स्पोक पर्सन टेलीविजन पे कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, मुसलमान को चैलेंज कर रहा है। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन चैलेंज कर रहे हैं दाढ़ी वालों को, और वो बगलें झांक रहे हैं। ये बदलाव है। कोई भी क्रांति पहले यहां होती है, जब यहां होगी तो जमीन पे उतरने पे सेकंड लगते हैं, इसलिए शायद ज्यादा समय लग रहा है। ये क्रांति बड़ी धीरे धीरे चल रही है, अलग अलग तरीके से चल रही है। फिल्मों को भी लोगों को देखा जा रहा है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कीर्तन कराते कराते मौला और अली अली गा रहे हैं, आज उनको भी लोग नहीं बख्श रहे। यही क्रांति है, यही जागरूकता है, यही सनातन है। जी जी नीरज भाई। ज्योतिर्मय दास हैं, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम ज्योतिर्मय जी। सबको अफगान मुस्लिम दिख रहा है पर अफगान हिंदू नहीं, और मौलाना मोदी को हटाओ, योगी महाराज या हेमंत बिस्व शर्मा जी को बनाओ पीएम। ओ, उनका समय आएगा तो वो भी बनेंगे। नहीं, मैंने कहा कि हिंदू जो है भावुक होना और बहुत जल्दी बहुत बड़ी बात कहने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयम लेना चाहिए। आज जहां हेमंत बिस्वास जी हैं, वहां वो बड़ा काम कर रहे हैं। एक योगी जी हैं, वो पूरा एक देश चला रहे हैं। जो पाकिस्तान जिसकी टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है, हमारे यहां तो 24 करोड़ का एक राज्य है, उसे अकेला योगी चला रहा है। तो पाकिस्तान के लिए तो हमारा योगी काफी है, उसे भारत का प्रधानमंत्री बनाने की क्या जल्दी है भाई अभी। जी यस सर। जी, नेक्स्ट कीजिए जी। सबरीश नारायण जी हैं, मंदिर कैसे छुड़ाएं, प्रेशर कैसे डालें बीजेपी पर। अच्छा, वो टेम्पल्स कैसे फ्री कराएं, ये इनका प्रश्न है। इनसे कहिए कि देखिए, हमारे सारे साथी जो हैं एक मुहिम चलाए हुए हैं। नीरज भाई आप भी जानते हैं, निहायत बेहतरीन इंसान हैं और प्रोफेशन से इंजीनियर थे, आईआईटी खड़गपुर से आए थे। और आप देखिए कि उन्होंने वहाँ लॉ भी किया। और आज की डेट में तो खड़गपुर में लोग चले जाते हैं तो उसके बाद फिर तो हिंदुस्तान में रुकते नहीं है, फिर तो खड़ाऊ भारत में रख करके वो अमेरिका ही जाते हैं। वो भी एक बेहतरीन इंसान है। जे साईं दीपक साहब भारत की सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के चढ़ावे को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जो मेरी उनसे अभी 3-4 दिन पहले ही बात हुई है और जो उनकी अभी एक लेटेस्ट किताब भी आई है, भारत इंडिया दैट इज भारत, उनका कहना है कि जितने भी तथ्य उन्होंने रखे हैं वो मंदिरों के ऊपर जो भारत के तमाम सनातनी चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे मुक्ति जल्दी ही मिलने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। उन्हें हमने भी आमंत्रित किया अगले सप्ताह जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जी,
रिक्की भट्ट जी हैं, नीरज भैया, पुष्पेंद्र जी, आप दोनों को चरण स्पर्श। नमस्ते रिक्की जी। और सभी सनातनी भाइयों को राम राम। लव जिहाद फिल्म पर कहा, ये लव जिहाद पर एक मूवी बना रहे हैं तो। अच्छा, वेरी गुड। जी जी रिक्की जी, देखिए हमारी देखिए, हम शुभकामनाएं। तो इनसे कहिए कि लव जिहाद पे फिल्म बनाएं। हम्म। हम तो हॉकी के खिलाड़ी हैं सर, जी। और हॉकी का एक ही वाक्य है, और वाक्य यह है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ठीक बात है। आप लव जिहाद 2-4 बार आप लोग भी कर दीजिए, सब काम ठीक हो जाएगा। फिल्म भी बनाइए और फिल्म करते करते आप भी लव जिहाद कर दीजिए। 2-4 बार लव जिहाद होगा, अपने आप लोग लाइन पे आ जाएंगे। हम्म। फिल्म देख के नहीं आएंगे, 2-4 बार आप कर दीजिए। रुखसाना बेगम को ले आइए घर किसी दिन कि चलो हमसे निकाह हो गया, खत्म कहानी तुम्हारी। जी। दिशा पारेख जी, our future generations will forever be indebted to you, पुष्पेंद्र जी। थैंक यू बोथ। जी दिशा जी, धन्यवाद। दिशा जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग तो का तो एक ही नियम है। आज भी मैं सिंह साहब से 1 घंटे मेरी बात हो रही थी, वो उस समय पटना में है और वो हम 19 की तैयारियों में लगे हैं। मैंने उनसे कहा, देखिए सिंह साहब, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बड़े बड़े सिंगर आए, बड़े बड़े लोग आए, लोग चले गए। आज उनकी समाधि ना हो तो लोग पूछते पूछते नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरी थ्योरी ये है कि जब मुझसे कोई ये कहता है कि देखिए साहब, दूसरी लता मंगेशकर पैदा पैदा नहीं हुई, दूसरा गवास्कर पैदा नहीं हुआ, तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं कि इसमें वही लोग जिम्मेदार हैं, लता मंगेशकर जिम्मेदार हैं कि दूसरी लता मंगेशकर क्यों नहीं पैदा हुई। सचिन तेंदुलकर अगर दूसरा पैदा नहीं हुआ तो सचिन तेंदुलकर साहब जिम्मेदार हैं। और मैं इस थ्योरी को मानता हूं, और इस थ्योरी के मानने के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि अगर, पहले तो मैं मानता नहीं हूं अपने अपने बारे में, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई डॉट बराबर भी काम कर रहा हूं और जो लोगों को अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जब इस प्लेटफॉर्म से, जीवन के इस पूरे पड़ाव से जब मैं बैक में जाने लगूं, तो मैं कोशिश करूं कि जो कुछ मैंने लोगों को बांटा है, उसका सिलसिले को बांटने के लिए कम से कम 10 पुष्पेंद्र पैदा करूं, अपने सामने करूं, और वो आगे बढ़े। 10 नीरज पैदा हो, आरएसएन पैदा हो, जीडी बख्शी पैदा हो, सुशील पंडित पैदा हो, ललित अंबरदार पैदा हो। ये अगर हमने अपने सामने नहीं पैदा किए, तो फिर ये उम्मीद करना कि हम आए थे चले गए थे, तो वो फिर बहुत मजा नहीं होता। ये सिलसिला हमारे यहाँ समाप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि हम मरते दम तक लोग हमारा ही नाम लें और हमारे अलावा बात नहीं करें। ये बीमारी भारत को खत्म होनी चाहिए, और जाने से पहले हम सब लोग सिर्फ ऐसा ही काम करें कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं मानते कि हम बहुत बड़ा काम कर, लेकिन हम कुछ जो भी कर रहे हैं, हम जाने से पहले एक पूरी लेगेसी छोड़ के जाएं। जो कठिनाइयां हमारे सामने आई, जो नीरज जी के सामने आई, जो आरएसएन, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, उन कठिनाइयों का एक कदम आगे बढ़ा के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी उन कठिनाइयों के में से उसकी एक कठिनाई कम हो जाए, और वो इन काम को आगे से कर सके, अच्छे से कर सके, लालच में न जाए, स्वार्थी न हो, निस्वार्थ कर सके। उसकी जो उसका जो चारों तरफ के उसके माहौल है, वो इतना मजबूत हो कि वो उससे डिगे नहीं। आज तो हमारे साथ हम लोग सब नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई इस तरीके की इनकम नहीं है, हम किसी तरीके का और कोई काम नहीं करते, हम यही काम करते हैं, और इसको हम अपने दिल से कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी भी जो है वो उन दबाव में करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना चाहते हैं, उस कोशिश में लगे हुए हैं। ज्योतिर्मय दास हैं, गुरुजी आपकी अनटोल्ड हिंदू वॉरियर सीरीज कब आएगी? ये तो आपसे सवाल है शायद है। जी, इस्लाम वाली समाप्त करके उसके बाद आएगी जी। राकेश गौड़ा जी हैं, क्या हिंदू भारत को बचा सकता है? मेजॉरिटी हिंदू इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं, क्या भारत मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगा? आई एम अ बुद्धिस्ट। मुझे नहीं लगता। आपने ये सवाल करा, जरा सोचिए कि अगर आप यंग हैं तो जरा सोचिए कि कभी आपके पिताजी ने या उनके पिताजी ने कभी इस किस्म की बात सोची थी? नहीं सोची थी। आज जो आप सवाल कर पा रहे हैं, ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, यही इस बात को दर्शाता है कि आने वाला कल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप जैसे जागृत चेतन नागरिक खड़े होंगे, तो इस भारत की धरती पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर, भगवान कृष्ण की धरती पर कोई भी आताताई नहीं आ सकता। अफगानिस्तान में कितने भी तालिबान पैदा हो जाएं, लेकिन अब गजनी से महमूद गजनवी चल करके सोमनाथ पे नहीं आएगा।
ये ध्यान रखिएगा। उनको पता चल गया है कि भारत में कई सारे चाणक्य पैदा हो गए, इसलिए इतना आसान नहीं है। ये आपका लिखना, ये आपका सोचना और ये सवाल पूछना, ये किसी भी मनुष्य की पहली जिसे कह सकते हैं कि चेतन अवस्था होती है कि वो समझने लगे कि संकट क्या है। हमने संकट कभी समझा ही नहीं। हम तो भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सारे धर्म बराबर हैं और मजहब नहीं सिखाता, ये हमने झूठ में पड़े रहे, इसलिए हमारी दुर्गति हुई। आज ये झूठ से आप बाहर निकल रहे हैं, मन की बात पूछ रहे हैं, सही सवाल पूछ रहे हैं, किसी की चिंता नहीं है कि आपको कौन अच्छा लगेगा, कौन आपको अच्छा कहेगा। अपने दुश्मन से अनुमोदन कराने की प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। ये जो हमारी प्रवृत्ति है कि देखिए वो साहब ऐसा सोचेंगे, भाड़ में गए वो साहब। मैं कर रहा हूं, मैं सच कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मुझे शत्रु से अपने कार्य का अनुमोदन नहीं चाहिए। खत्म, पहली जीत। जी सर, अनअपोलोजेटिक होना पड़ेगा। और बहुत अब तो काफी परिवर्तन आ गया, जैसा आप कह ही रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कश्यप दवे जी हैं, हमें हर राज्य में 100 पुष्पेंद्र जी और 100 नीरज जी की आवश्यकता है। हाँ, ठीक बात है जी। वही ये पुष्पेंद्र जी यही कह रहे थे कि जी नीरज भाई पैदा हो रहे हैं। अरे मेरे पास तो ऐसे ऐसे फोन वो आते हैं, मैसेजेस। एक लड़के ने कहा कि सर मैं आपकी बातों को सुनता था और बाहर मुसलमान मुझसे कुछ बकवास करते रहते थे, जब उस दिन बहुत हो गया तो मैंने जाके 2 झापड़ मार दिए। मैंने कहा बस तुमने पहला काम कर दिया, खत्म हो गई कहानी। तो बोला कि मैं उस दिन के बाद से मेरा डर निकल गया। मैंने कहा फिर तो तुम जाके रोज ढूंढ के 2 मार दिया करो। तो ये जो होता है ना धीरे धीरे, ये अभी बिल्डअप हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ये जो बेचारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये समझें कि हम एक लंबे समय तक सच को सच नहीं कहते थे, इसलिए सच बोलने की शक्ति ही पहली जीत है। मैं समझता हूं 100 तो बहुत आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हजारों नीरज पैदा हो रहे हैं। इनका रेफरेंस देते हैं, इनका नंबर पूछते हैं नीरज भाई का मुझसे लोग कि वो बताइए वो कहां पर है, कहां रहते हैं, हम उनके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि उनका जो आप यूट्यूब चैनल है नीरज अत्री साहब का, उसको कम से कम 10 लोगों को रात में सोते वक्त शेयर करें और कहें कि इस चैनल के ऊपर इन बातों के बारे में अगर तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको जाननी है, तथ्य जानने हैं, लॉजिक और रीजन और रेफरेंस के बाद जानना है, तो नीरज अत्री साहब के चैनल को एक एक आदमी 10-10 लोगों तक भेजेगा तो उससे नीरज अत्री ताकतवर होंगे, नीरज अत्री का उत्साह बढ़ेगा कि भाई मेरे लोगों देख रहे हैं, नीरज अत्री जी के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो और तथ्य ढूंढ के लाएं, वो और उनको अच्छा लगेगा, वो और रेफरेंस ढूंढ के लाएंगे और उनका चैनल मजबूत होगा। तो उनको इस बात की खुशी होगी कि आज उनकी बात को लाखों लोग देख रहे हैं, तो वो अपने आप को और पैना करेंगे, पुष्पेंद्र और पैना करेंगे, आरएसएन और पैदा करें, तो वही हमारी जीत होगी। क्योंकि अभी 100 करोड़ हिंदुओं तक भारत के हम 20-25 लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अभी अगर देखें तो कुल मिला के 3-4 करोड़ तक हम लोग पहुंचे हैं, सही मानों में जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। तो नीरज जी का जो चैनल है उसको सिर्फ आप देखें नहीं, अपने 10 लोगों को, दोस्तों को भेजें। और जो लोग आपसे आर्गुमेंट करते हैं, जो आपसे कहते हैं तुम हिंदू फोबिक हो, देखो तुम हिंदुओं के कट्टरवाद की बात करते हो, सब बराबर है, कहना भाई हम किसी की बात नहीं करते। नीरज जी कह रहे हैं अगर इसमें कोई गलती बता रहे हैं, इसमें कोई झूठ बोल रहे हैं, इसमें किसी को गाली दे रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो मत देखना। अगर नीरज जी तथ्यों पे बात कर रहे हैं तो हमें नीरज जी की बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है। हम जिस आदमी को जानते नहीं हैं, रोमिला थापड़ से मिले नहीं, इरफान हबीब से मिले, उनकी किताब को हम बिल्कुल अल्लाह मियां की किताब पढ़ के समझते हैं, लेकिन जो आदमी आपको तथ्यों से रेफरेंस साइंटिफिक अंदाज में, और नीरज जी तो वो है कि नीरज जी का एक स्टूडेंट जो एक चैनल चलाते हैं जोकर नलायक, उस चैनल में भी बेचारे गए और उसमें बाकायदा गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होती है उस अंदाज में पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि नीरज जी सिर्फ टेलीविजन पे या यूट्यूब चैनल पे बैठते हैं, अलग अलग तरह के जाते हैं, 10 लोगों पे भी जाते हैं, 500 पे भी जाते हैं, 20 पे भी जाते हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि उनकी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग समझें, देखें। आप जो तमाम सारे लोग, आप लोग यहाँ जो है अपना नाम भी लिख के भेज रहे हैं और कुछ वो जो सवाल भी पूछ रहे हैं, यही तो हमारी ताकत है, ये हमारी एनर्जी है, यही हमारी कमाई है कि लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और ये चाहते हैं। आप चाह लेंगे तो सबसे पहले आप अपने शहर में नीरज बनने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। आप खड़े हो जाएंगे कि मैं भी नीरज हूं, मैं भी जीडी हूं, मैं भी आरएसएन हूं, मैं भी सुशील पंडित हूं, तो देखिए फिर आपके पीछे लोग खड़े होंगे और आपका डर निकल जाएगा और आपको भी दुनिया सलाम करेगी और हमको लगेगा
कि हमने अपने होते हुए ये बैटन, अगली लड़ाई हमने आपको दे दी। ठीक बात। The Bharat, why mazars are only available in India, Pakistan and Bangladesh, and they are bowing down when Islam doesn't allow to bow head other than Allah? मज़ारें, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये इस्लाम का पॉलिटिकल एजेंडे का तरीका है। कोई नहीं पूछता कि जिस प्रॉफिट मोहम्मद को सुबह शाम मानते हैं, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाले का तन धड़ से अलग करने की कस्में खाते हैं। इन मक्कारों से पूछो कि प्रॉफिट ने तो ये कहा था, न मेरी कोई तस्वीर होगी, न मेरी कोई मजार होगी। तो जब प्रॉफिट की खबर नहीं है तो ये प्रॉफिट से बढ़े, ये प्रॉफिट से बढ़े। और प्रॉफिट पर जाकर जाना, फातिहा पढ़ना, मूर्ति पूजा नहीं है तो क्या है? अरे आप चौकोर लंबी सी मजार है, उसमें एक आदमी लेटा है, आप उसकी अगर पूजा करने जाते हैं, आप अगर अजमेर शरीफ जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं, तो सर पत्थर से लगाते हो कि नहीं? तो वो इंसान जो था उसे तो कीड़े खा के खत्म हो गई, पत्थर को पूज रहे हो तुम और कहते हो मूर्ति पूजक नहीं है। तो ये वाला इस्लाम तो इसलिए चल रहा है कि इस पूरे साउथ एशिया के अंदर जो मक्कार हैं वो दुकान चलाने के लिए, कब्रिस्तान जगह घेरने के लिए, मस्जिद इकट्ठा करके उसी तरीके से जैसे जम्मू कश्मीर वैली के अंदर मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर इकट्ठा होकर के अजानें दी, वहां से नारे लगाए कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडितों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरतों के साथ। ये कोई 30 साल पुरानी कहानी है। तो मस्जिदों का इस्तेमाल गुंडागर्दी, बदमाशी, लुटेर, बलात्कार, कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मजारों का इस्तेमाल भारत के उन मूर्ख हिंदुओं के लिए होता है जो मूर्ति पूजा में यकीन करते हैं। वो समझते हैं कि भाई अपना सर यहां भी झुका लो, वहां भी झुका लो। आप जिसके पास वेद हो, जिसके पास उपनिषद हो, वो मरे हुए आदमी से क्या मांगना चाहता है? जो मर गया वो अपने आप को नहीं दे सकता तो वो आपको क्या देगा? लेकिन हमारी आस्थाएं हैं कि हम किसी भी पेड़ के आगे भी हम हाथ जोड़ते हैं, इसलिए कि वो प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमारी उसी कमजोरी को लेकर के ये मजारें बन रही हैं। इसलिए हम झूठ बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में अल्लाह तो बैठा नहीं है, खुद मुसलमान कहते हैं वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो कुरान भी नहीं होता, वहां तो मौलवी बैठा होता है। लेकिन मंदिर में तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक पूरी विधि है। तो मंदिर और मस्जिद नहीं एक साथ हो सकते। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे, जमीन पे, आसमान में। लोग तो हवाई जहाज में भी पढ़ लेते हैं, और इतने साइंटिफिक लोग हैं कि उड़ते हुए हवाई जहाज में नमाज पढ़ते वक्त उन्हें पता चल जाता है काबा किधर है। तो ये सब जो है इस्लाम का पॉलिटिसाइजेशन है, इस्लाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल करना है, जिसके माध्यम से देश के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाओ, गैर मजहब के लोगों को डराओ और धीरे धीरे जमीनों पे कब्जा करो, और जो जमीन का मालिक होता है देश उसी का होता है। सही बात सर। विकास जी, YouTube ओनली टारगेट राइट विंग चैनल्स, ऐसे अगर डिलीट करने का सिलसिला चलता रहा तो ऐसे कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। व्हाट वी नीड टू डू सर? थैंक यू। जी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। नीरज भाई, कोई 300 से ज्यादा ऊपर मैं सभाएं कर चुका हूं देश में जी। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। ये बात अलग है कि उस पे यूट्यूब में जब उस स्पीचेस आ जाती हैं तो ज्यादा लोग घर पे लेटे लेटे देख लेते हैं। लेकिन सदियों से हमारी सभ्यता में ओरल ट्रेडिशन था, लिखित नहीं था हमारे यहाँ, ओरल ट्रेडिशन था। नानी, दादी, दादी की दादी, दादी की दादी ने वो परंपरा चली आ रही थी, वो चली आती है। अगर ये हो ही जाएगा, अगर ये मान ही लें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये हो ही जाएगा, तो हम दुनिया के किसी भी जगह किसी भी तरीके से जाएंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज भी जा रहे हैं। मैं भी 10 दिन बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई होकर लौटा हूं। तो जो वहां 1 to 1 कनेक्ट होता है लोगों से, जो लोग आपसे मिलते हैं, सवाल करते हैं, तो वहां 1000 लोग सुनते हैं लेकिन 5000 तक बात पहुंचती है मुंह से। बात अलग है कि यूट्यूब पे आ जाने सब कुछ होता है, लेकिन ये मत मानिए कि यूट्यूब ही हमारी जिंदगी का है। ठीक है, एक हिस्सा है,
एक कम्युनिकेशन का वो है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तक है तब तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये समाप्त हो गया तो राष्ट्रवाद तो नहीं समाप्त होगा ना। जी, ठीक मैदान बात में खड़े होकर 50 लोगों के सामने भाषण तो देंगे, तब भी हम, हमारा काम बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब तक ये है तब तक यही करेंगे, ये जितने बंद करेंगे हम उतने खोलेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। डरिए मत, इस बात से चिंता मत कीजिए कि कोई हमारा चैनल बंद हो जाएगा तो कुछ होगा। ये जो मुंह का जो चैनल दिया ना अल्लाह मियां ने, ये बहुत ये ठीक है। जब ये यूट्यूब नहीं था 1990 में, तो यूट्यूब नहीं था 1990 में, तो फेसबुक नहीं था, लेकिन कश्मीर में कैसे कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों को पता चल गया, कैसे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया भर में खबर फैल गई। तो अगर आप अपना चैनल बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा। आप मंदिर में शाम के 5 बजे हनुमान का जो भजन है वो गाएं, उसके माध्यम से मैसेज पहुंचा दें। अरे ये आसान क्या थी भाई। तो कोई ना कोई मीज तो आपके पास है ना, ऐसा थोड़ा नहीं है। भजन कीर्तन तो कर दे, रोज क्या कहते हैं आरती शुरू कर दे, उस आरती में प्रवचन होगा, आरती सुनिए प्रवचन सुनिए। लेकिन ये चोगा पहन के आने वाले भगवान राम राम जय 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 करते अली अली मौला वाला, ऐसे फ्रॉडों से दूर रहिए। आप अत्री जी को बुलाए ना, कथा करें किसी मंदिर में, 500 लोग बैठे हैं वहां पे, कथा होगी होती रहेगी, कथा के बाद में अत्री जी 5-15 मिनट बोलेंगे, कोई रास्ते नहीं बंद होंगे। और मंदिरों में सिर्फ देवी देवता की मूर्ति रखने वाला मंदिर मत बनाइए, कम से कम हर मंदिर में ऐसी जगह बनाइए जहां 500 लोग बैठ सके। वो संकट के समय आपकी बातचीत के लिए जगह काम आएंगे, वो संकट में वहां इकट्ठे होने के लिए काम आएंगे। इस बहाने वहां लोग जुटेंगे, वहां बड़ा सत्संग भी हो सकता है, वहां आरती भी हो सकती है। 5 लोगों की मंदिर में, हमने छोटे छोटे मंदिर देखे जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते। तो आप कुछ गुरुद्वारों से सीखिए, वहां यही होता है, वहां सब कुछ होता है। संकट के समय में आप कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं। आप एक से आप जो है जैसे कह सकते हैं कि माउथ जो से कन्वेंसिंग होता है वो हो जाए। शाम को 5 बजे पता चला साहब मंदिर में लोग इकट्ठे हो गए, खत्म हो गई बात। आप आरती भी गाइए और अपनी बात भी करिए, संकटों का सामना भी करिए आपस में। तो ये मत कभी चिंता मत कीजिए कि ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इससे पहले भी दुनिया चल रही थी, इससे पहले भी दुनिया चल रही थी, उसके बाद भी चलेगी। जब तक है तब तक इस्तेमाल करिए, इस चिंता से परेशान मत होइए कि वो कल चला जाएगा। जो जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो नहीं जाएंगे ना, हम तो जब ही जाएंगे जब वो बुलाएगा, तो उसके से पहले बहुत सारे छोड़ के जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए आप। जी नीरज भाई। जी राहुल जी, अच्छा क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। मैं पहले दर्शकों को बोल दूं और क्वेश्चन मत भेजें, क्योंकि पुष्पेंद्र जी को भी हमने फ्री करना है। तो जो है बस मैं वही लेने वाला हूँ, थोड़ा फटाफट चलते हैं पुष्पेंद्र जी। Rahul ji, on a personal level, I want to join Arya Samaj and be able to do social work after job. Would you can please share guidance? और ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा काम है, आर्य समाज से जुड़ते हैं तो करिए काम, बहुत बढ़िया रहेगा। लोको यादव, नीरज जी, पुष्पेंद्र जी इक्वल टू गंभीरता प्लस जोश जी। लवली, गुड वन, गुड वन, गुड वन। आपकी बातें सुन के आप आ जाता है जोश फिर। अभिनय सावंत, मक्कार लोग मजार को बोलते हैं इंसान की ताकत, गुड डीड्स को नमन करते हैं। ठीक बात है। देखिए अब ये चीजें कभी पहले डिस्कस ही नहीं होती थी, अब हो ही रही है। Absolutely, yes, that's right. Wide Afghanistan will be hub of world terrorism and will influence Indian Muslims, and expecting Indian will have more terrorist attack. Time for final fight. देखिए, जहां से टेररिस्ट आ रहे थे वो खुद अपने आप में कटोरा लेके घूम रहा है। तो ये जो सऊदी अरब से जो आता था, तेल की ताकत, तेल की मनी आती थी। और भारतवासियों को एक सम्मान की बात बताता हूं जो नहीं ध्यान रखते। ये जो रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले लोग थे, इन जाहिलों को नहीं पता था कि नीचे तेल है। ये काफिर नहीं जाके बताया कि नीचे तेल है। और जब तक इनके पास से तेल नहीं निकला था, हम भारतवासी, हमारे बाप दादों के यहां से 1 रुपया कट के इनके लिए चंदा जाता था सरकार से। ये तो तेल निकलने के बाद पागल हो गए। फ्री का तेल मिल गया, दुनिया में तेल की जरूरत हो गई तो इनको इस्लाम नजर आने लगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे तेल के ऊपर विश्व की निर्भरता कम हो रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलना शुरू हो गई, अब बिजली से गाड़ियां चल रही हैं, बैटरी से चल रही हैं। वैसे ही आपने देखा कि सऊदी अरब जो ठेकेदार था उसने कहा महिलाओं से नकाब उठाओ, तेल कम हो गया है।
उसने कहा ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, तेल कम हो गया है, वो औकात में आ गए हैं। तो जिन महिलाओं को छुपा करके रखा हुआ था, धीरे धीरे उन्हें अब महिलाओं को काम करने पे भेजना पड़ रहा है कि तुम भी जाके काम करो, अब बहुत देर हो गया, तेल तो अब बिक नहीं रहा हमारा, और तेल लेने वाले भी नहीं मिल रहे। इसलिए ये जो आप समझते हैं कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कुछ नहीं था, मक्कारी और हराम का पैसा हाथ लग गया था, दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे घट रहा है, वैसे ही इस्लाम जैसे आया था वैसे ही वापस आसमानी किताब से चला जाएगा। लेकिन जब जाएगा तो कोरियर कंपनी का नाम मैं जरूर बताऊंगा। जी जी। अजयेंद्र जी हैं, संदीप जी, संदीप देव यूट्यूब के ऑल्टरनेट पर। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है अगर ऑल्टरनेट पे काम वंडरफुल, कर रहे हैं तो। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। रॉबर्ट कूल, मैं अपने भाई और बहनों को बिल वार्नर की पुस्तकें भेजा हूँ कि अगली बार उनसे बात होगी कि शरिया से तुम क्या समझते हो, हलाल उत्पाद का क्या प्रभाव है। बहुत अच्छी बात है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, अब ये छोटी वेरी छोटी गुड। चीजें करके बहुत प्रभाव पड़ जाता है हर चीज का। एब्सोल्युटली, 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 यही नीरज भाई हमारा सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी। एसके, पुष्पेंद्र प्लस नीरज प्लस संजय प्लस तो फेल प्लस आरएसएन की सरकार बननी चाहिए, देश एक साल में सुपर पावर बन जाएगा। थैंक्स फॉर ग्रेट वर्क। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हम हमारा जो काम है हम वो करेंगे, सरकार अपना काम करती रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। शशि शर्मा जी, थैंक यू नीरज जी, मे बी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू रिप्लाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट अ डिवाइड इज फेल्ट बाय कॉमन सनातनीज। डिवाइड नहीं होती है, कोई मतभेद हो सकते हैं और टेम्परेरी कुछ चीजें आती रहती हैं, वो सब जगह पे ही होता है। ये क्योंकि हमारा कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर तो है नहीं सनातन का, इसलिए वो मतभेद, ये चीजें थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। विशाल कोठारी जी, पुष्पेंद्र जी, नो अदर कंट्री मुस्लिम्स आर आस्किंग देयर कंट्रीज टू टेक द अफगान इनसाइड देयर कंट्रीज, ओनली इंडियन मुस्लिम्स हैव बिकम चौधरी ऑफ द एंटायर मुस्लिम उम्मा, डू इंडियन मुस्लिम्स मोर देन देयर वेट। देखिए, इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में उम्मा का कंसेप्ट है। और उम्मा का मतलब होता है कि अगर देवबंद में जो मुसलमान रह रहा है, उसके पड़ोस में रामलाल अगर रह रहे हैं, तो उसे रामलाल के दुख और दर्द की चिंता नहीं करनी है, उसे मंगल ग्रह पर रहने वाले मुसलमान की चिंता करनी है। इसलिए पूरे विश्व के किसी कोने में जो मुसलमान रह रहा है, वो पहले मुसलमान है, बाद में फ्रांस का है, बाद में जर्मनी है, बाद में यूएस का है। तो ये उम्मा का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब अफगानिस्तान में उम्मा की मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। जब 20 साल से उम्मा की मार लग रही थी और अमेरिका मार रहा था, तो कितने उम्मा के देश निकल के आए। सऊदी अरब तो अमेरिका की गोद में बैठा था, ईरान आया नहीं। आज भी अफगानिस्तान में कोई बाहर का कंट्री आ रहा है, कोई मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो ये सब जब आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मुसलमानों को लगता है कि ये, यहाँ के मुसलमानों को भी इसलिए लग रहा है कि हराम की रोटी मिल रही है इनको। भारत के टैक्स पेयर में 2 कौड़ी का इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गंदगी 10% फैला रखी है इन्होंने, सड़क पे गंदगी, ऑफिसों में गंदगी, मार्केट में गंदगी, जहनी गंदगी, सब जगह कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दुनिया को समझ आता जा रहा है, ये उम्मा समाप्त होती जा रही है। और इनको भी समझ में आ गया है कि अगर तमीज से रहना है तो ये 1400 साल पाला बलात्कारी, वैशी, लूटने वाला जो तथाकथित एक मजहब बना रखा है, इसकी दुकान बंद हो रही है। और 10 साल देखिए क्या होता है। तो उम्मा कुछ है नहीं, खत्म हो गई उम्मा। पाकिस्तान को कोई पैसा देने नहीं आ रहा उस उम्मा को। चीन के अंदर उग्र मुसलमानों को कोई बचाने उम्मा नहीं जा रही। जो उम्मा का सबसे बड़ा ठेकेदार था वो तो चीन की गोद में बैठा हुआ है। कहां है उम्मा का कंसेप्ट? ये तो सिर्फ मुसलमानों को बहकाने और मुसलमानों को बताने के लिए, देखिए साहब उम्मा का कंसेप्ट है, हम सब भाई भाई हैं, फलाना है, ढिमाका, ये बकते रहेंगे, कोई सुन नहीं रहा इनकी। भाई आप भी मत सुनिए, छोड़ दीजिए उम्मा। आप सनातन की बात सुबह शाम करिए, ठीक हो जाएगा। जी, मीत चौधरी जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका। आशीष जी हैं, अमेरिका का इंटरफेयर इंडियन कल्चर पे है, वैसे ही अफगान में ट्राई करते हैं,
लिबरल डेमोक्रेसी लाने की, तालिबान इज ट्रू इस्लाम, दे हाइड इट इन इंडिया, अदरवाइज देयर प्रोपेगेंडा टू स्टॉप हिंदू कल्चर विल स्टॉप। हाँ, ठीक बात है, ये तो आशीष जी ठीक कह रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। जी, कूल ड्यूड, पुष्पेंद्र जी एंड नीरज जी प्रणाम। प्रणाम कूल ड्यूड जी। मोदी जी सीएए कब तक लाएंगे? अच्छा, ये डिले समझ, अच्छा ये तो हम ले चुके हैं प्रश्न इनका। हाँ, लेकिन मुझे ये वर्ड जी। जब हम लोगों के नाम से कोई लगाता है ना कूल डूड, तो मुझे लगता है भाई साहब बाल सफेद हो गए यार, कूल डूड नहीं है नहीं। How do you see Pak, China, Turkey, Taliban nexus versus Quad, and your views on who will fill vacuum created by USA in Afghanistan? देखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं पाकिस्तान चाइना का नेक्सस, उसमें एक बात समझिए, जो दहरिये हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है, जो कम्युनिस्ट हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए एक चीज कि 79 में जब रशियन फोर्सेस यहां अफगानिस्तान में आई थी, तो मुझे याद है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े नारे लगते थे और वहां मुसलमान जो बड़े बड़े लंबी लंबी दाढ़ी वाले बोलते थे कि आप ये बताएं कि हमें अहले किताब का साथ देना चाहिए या सुर्ख झंडे का साथ देना चाहिए। नारे खूब पाकिस्तान में लगते थे। इसका मतलब यह हुआ, अहले किताब का मतलब कि जैसे कुरान एक किताब है, इसी तरह से बाइबल एक किताब है। तो ये कहते थे कि अहले किताब यानी हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, जिसकी अपनी एक किताब है, यानी उसकी बाइबल है और हमारा कुरान है, या हमें सुर्ख झंडे का यानी कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्ट मींस दहरिया, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, जिनका कोई मजहब नहीं होता। उसी कम्युनिस्ट को निकालने के लिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, मुजाहिदीन बनाए गए और वो तमाम सारे लोग लड़े और आज वो तालिबान लड़ा, उसी को खदेड़ने, उस रशा को खदेड़ने के लिए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए कि वही मुसलमान मौका परस्ती देख करके, भारत का कट्टर मुसलमान, मक्कार मुसलमान, पढ़ा लिखा जाहिल आजिल फाजिल, ये मुसलमान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के गोद में बैठा रहता है, क्योंकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ी होती है, इसलिए उसके साथ जाता है। और यही सेम मुसलमान रशा के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान के साथ खड़ा होता है। लेकिन आज देखिए मजबूरी, क्योंकि आज दुनिया जो है वो इकोनॉमी से चलती है। आज चाइना उइगर मुसलमानों को, उसने ये हालत उनकी कर दी है कि आप मस्जिदों के ऊपर गुम्बद नहीं बना सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, सड़क पे क्या आपने अगर नमाज पढ़ी है तो चटाई थाने में करिए, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, पजामा ऊंचा नहीं पहन सकते। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामिक देशों का जो सबसे बड़ा फाउंडर मेंबर था पाकिस्तान, आज उस चाइना के बारे में कहता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहां सब ठीक है। तो आज इकोनॉमी की ताकत है, आज पैसे की ताकत है। इसलिए चाइना वहां इसलिए नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान से उसे मोहब्बत हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी, पाकिस्तान जो मुल्क है जिसको वो मादरे वतन कहता है, उसके पेट के अंदर से होते हुए सीने और दिमाग से निकलती हुई एक रोड बनाई है, और उसकी रक्षा भी चाइनीज फौजी करते हैं, वहां सामान भी चाइनीज बेचते हैं। यानी आपके घर में आके आपकी जमीन खरीद ली है उसने, और आप फकीर हैं और आप उसे 10 पैसे दे नहीं सकते। कुछ दिन के बाद में ये पाकिस्तान उसकी कॉलोनी बनेगा, तो धरा रह जाएगा सारा इस्लाम। तो ये जो आपने बात कही है, ये सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्लस माइनस होता रहता है। चाइना ने ये कर दिया, रशिया ने ये कर दिया। लेकिन आप एक चीज पे ये भी ध्यान देखें कि हथियार खरीदने से देश नहीं बचते। रशिया के पास हजारों मिसाइल थे, हजारों हेलीकॉप्टर थे, बेहतरीन दुनिया की एयरफोर्स और लैंड फोर्स सारी थी उनके पास। लेकिन आंतरिक तौर पे रशिया ने कोई मॉड्यूल समाज में मजबूत पैदा नहीं किया, इसलिए हथियारों से वो देश नहीं बचा पाया और 24 टुकड़े हो गए। भारत की शक्ति राफेल में नहीं है,
मिग में नहीं है, मिराज में नहीं है। भारत की शक्ति इस सनातन सोच, संस्कारों में, संस्कृति में, हमारे सरोकारों में, हमारी आस्थाओं में है। और उसका एक ही नमूना है कि अगर आप कश्मीर में चले जाएं, कश्यप ऋषि की धरती में चले जाएं, तो मंदिर में लोटा तांबे का होता है, और कामाख्या में चले जाएं तो भी लोटा तांबे का होता है। और जो मंत्रों का उच्चारण कामाख्या में पंडित कर रहा होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ्फुज, उसका उच्चारण शब्द बा शब्द कश्मीर का भी और कन्याकुमारी का भी एक ही सा होता है। यह हमारी ताकत है। ये साड़ी कोई ऊंची पहनता है, कोई घूंघट लेके पहनता है, कोई कमर में बांध के पहनता है, साड़ी साड़ी है। तो साड़ी संस्कृति और संगीत ये जोड़ता है। इसलिए आर.डी. बर्मन कहां के हैं, लेकिन हिंदी भाषा में सब समझ रहे हैं। इसलिए ये तीन चीजें भारत को जोड़ती हैं। इसलिए हमारी कोई किताब नहीं है। किताब जाहिलों के लिए बनाई जाती है कि पढ़ो। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है वही चल रहा है। आप 1948 के नासा के बाद समझते हैं दुनिया इकट्ठी हुई है भाई। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था सूरज और धरती की दूरी कितनी है। जिनको पर्यावरण की चिंता थी उन्हें पहले बता दिया था कि पीपल के पेड़ को कभी काटना मत, इसकी पूजा करना। पूजा करने का मतलब यह नहीं था कि आप उसके ऊपर लड्डू चढ़ा दें। पूजा करने का मतलब था इसका ध्यान रखें। तो पूजा की आस्थाओं के माध्यम से आप उस पर पानी डालते थे। उन्हें हजारों साल पहले पता था कि पीपल ऑक्सीजन देता है, लेकिन वर्ड ऑक्सीजन नहीं पता था। इसलिए गंगा को पवित्र रखने के लिए बोला, क्योंकि वो जीवन देती है। इसलिए धरती के अंदर बारूद लगाने के लिए नहीं कहा, उसके अंदर माइन बिछाने के लिए नहीं कहा, इसलिए क्योंकि वो हमें रोटी देती है, वो हमें खाना देती है। इसलिए इन पांच तत्वों को हम पूछते नहीं है, बल्कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद, अपना थैंक्स देने के लिए हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब पूजा नहीं होता। उसको हमने एक आसान नोशन में लोगों को बताया। इसलिए हम ये मानते हैं कि कुछ भी भारत को तोड़ने की जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये फेविकोल से नहीं जुड़ा। इसकी जड़ों में इतना गहरा है। बड़े बड़े यहां सिकंदर आए, लोदी आए, बख्तियार आए, अकबर आए, खिलजी आए, औरंगजेब आया, कहां गए? चोर उठाई गिरे डकैतों की कोई संस्कृति नहीं होती है। इसलिए कारवां लूटने वालों की संस्कृति का क्या हाल है पूरी दुनिया जानती है। दुनिया में 56 मुल्क हैं, एक सुई और एक बटन बना के नहीं दिया इन जाहिलों ने। और पूरी दुनिया पे फतेह हासिल करना चाहते हैं काफिर के हथियारों से। कमाल है। तो आप चिंता न करें, कतई चिंता न करें। सर जी विकास जी, सर यू आर राइट। लेकिन मेरे अंदर कुछ आपके वीडियोस देखकर ही आई है। यूट्यूब नहीं होता तो जागरूकता शायद नहीं आती और राइट टाइम हिस्ट्री के नहीं पता चलते। हाँ ठीक बात है आपकी, लेकिन पुष्पेंद्र जी ने बताया ना, आपको उत्तर दिया उन्होंने कि ऑल्टरनेटिव निकल आएंगे उसकी, चिंता ना करें। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू देख रहे हैं जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम, कैसे हैं? इस्लाम का जो सत्य पुष्पेंद्र जी व नीरज हिंदुओं को नहीं समझा पा रहे थे, वो तालिबान अब समझा रहा है। हम हिंदुओं को उत्सव मनाना चाहिए तालिबान के आगमन पर। ये भी बात ठीक है। गुड वन, जी गुड वन। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, समझ में आ गया। जी गुड। पुष्पेंद्र जी, पिछले 3 साल से आपको सुन रहा हूँ। आपने मेरे जीवन का लक्ष्य बदल दिया है। आखिरी सांस तक तन मन धन से सनातन धर्म के लिए काम करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे 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 स्टेटमेंट सुनने का बड़ी ताकत और खून बढ़ जाता है यार हमारा तो। हाँ, और हमें लगता है कि जी 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 जो जी, कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है, ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू। कुलीन जी हैं, 2022-24 विपक्ष की रणनीति हिंदू के वोट को बांटना है, यह कहकर कि बीजेपी हिंदू विरोधी है और मोमिन परस्त है, हमें इससे बचना है। हाँ ठीक बात है कुलीन जी, ठीक कह रहे हैं। बड़े दिनों बाद आए कुलीन जी तो आज। जी
बस और नए क्वेश्चंस मैं कोई नहीं ले रहा हूँ जी, कुछ पिछले जो क्वेश्चन मैं उन्हें निपटा रहा हूँ। हर्ष चौहान जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका भी आभार। पीएस, नमस्ते नीरज जी, वी सॉ यू ऑन जोकर नालायक शो, वी वुड लाइक टू सी पुष्पेंद्र जी इन सच एन अवतार टू। जी, वो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू हुआ है एक, है ना? हाँ ने अभी वो उन्होंने कहा था कि मैं लूंगा, और वो बेचारे कोरोना की वजह से आ नहीं पाए। शायद वो मेरा अच्छा। ख्याल है 19 सितंबर को पहुंच रहे हैं वहां बनारस में। तो मैंने कहा आप रख लीजिए जब रखना चाहें। एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ही नहीं नीरज भाई रुक पाता हूँ दिल्ली में, कहीं ना जी, कहीं मुझे भागना रहता है तो नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। जी। तो होगा जी, आप चिंता ना करें, वो करने वाले हैं। एस के पुष्पेंद्र सर, ये क्या सच है कि आपने परवीन जी के आंदोलन को नष्ट करने का प्रयास किया है? ये कौन है? परवीन जी कौन है? प्रवीण जी कौन है? हमारी बताओ। क्या हैसियत है कि हाँ, हम किसी के आंदोलन को असफल कर सके? हाँ। हमारी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। हुँ, और हर लड़ाई का एक स्तर होता है। कुछ लोग युद्ध लड़ते हैं, कुछ लोग युद्ध की रणनीति बनाते हैं, कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोग यूएनओ में खड़े होते हैं, कुछ लोग टेलीविजन पे डिफेंड करते हैं। इसलिए सारी ताकत एक बार में सड़क पे दिखाने से आप लड़ाई पहले दिन ही हार जाते हैं। हुँ, अपनी ताकत को कम दिखाइए, और संकट और बड़े एजेंडे के लिए आप उसको बचा के रखिए। इसलिए भावना में आकर के कुछ नारे लगा करके कुछ देर के लिए चलने से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। एक लड़ाई की तैयारी करिए और कहिए कि 1 साल का मिनिमम हम ये प्रोग्राम बनाते हैं कि 5 लाख लोग दिल्ली में किसी सही मकसद के लिए, लार्जर मकसद के लिए हम बैठेंगे और साल भर तक उठेंगे नहीं। उसमें रुपया, पैसा, खाना, पीना, कौन बोलेगा, कौन चलाएगा, कौन टेलीविजन पे जाएगा, कौन, वो सबकी तैयारी करके जाइए। ये 2 घंटे के लिए जाने से अच्छा था कि आप अपनी बात को जो यूट्यूब पे कह सकते थे वो कही। वहां कौन सी नई बात बतानी थी भाई? और एक ही बार में अगर वहां जीडी, आरएसएन सारे ही लोग चले जाते तो आपने अपने जितने भी आपके आर्सेनल में जितने वेपन थे वो आपने एक ही बार में निकाल दिए। हुँ, अब क्या हुआ है? मैंने सुना है 5 लोग अभी तक नहीं छोड़े गए हैं। कहां है जी, सारे योद्धा वो? जी। और मुझे इसलिए लगता है मैं कि मानता हूं। ये, हाँ, जी। मुझे लगता है ये हम इनको, आपने बात उसका उत्तर दे दिया है, तो रहने देते हैं, क्योंकि नहीं फिर मैं वो वैसे बहुत। में इसलिए कह रहा जी, हूं कि लोग अक्सर चीजों को भावना में समझते हैं कि हाँ, उसमें कोई नहीं आया तो कोई गद्दार हो गया। मैं समझता हूं कि ये बड़ी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो आपको कोई मिलता है और दो बहुत जल्दी आप लोग उसको गद्दार कर देते हैं। इसलिए मैं हुँ, आज भी कह रहा हूं, हर हुँ, आदमी काम अच्छा कर रहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हुँ, लेकिन हर आदमी अपनी क्षमताओं के हिसाब से चीजें चुनता है। हाँ, हमने अपनी क्षमताओं के हिसाब से नौकरी छोड़ी, ये कर रहे हैं, हमको कोई शिकायत नहीं है। इसलिए हम हुँ, नहीं कहते हमारी कोई बात नहीं सुनता या हमारी कोई बात, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो सुनेगा वो सुनेगा, जो नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन हुँ, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जीडी साहब अपना काम कर रहे हैं, आरएसएन अपना कर रहे हैं। नीरज, अब नीरज जी आज मेरे जब जब नीरज जी मुझसे कहते हैं मैं आ जाता। हाँ, नहीं, नीरज जी अपना काम करते रहते हैं, हम नीरज जी को सुनते रहते हैं, नीरज जी हमको देखते रहते हैं। हमारी बातचीत कम होती है, बातचीत कम होती है इसका मतलब नहीं है कि हमारे कहीं से कहीं कोई नीरज जी के और मेरे बीच में कोई लाइन खिंच गई। ठीक है, अब नीरज जी अपना काम कर रहे हैं, हम नीरज जी जी, के बारे में बात 50 जगह बोलते हैं, नीरज जी हुँ, हमारा जिक्र करते हैं। तो हम हुँ, कोई एक दूसरे को वो नहीं कर रहे कि भाई हम एक दूसरे को कोई प्रमोट कर रहे हैं। ये काम करते हैं, इनको बताते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि नीरज नाम के कोई साहब काम कर रहे हैं। नीरज जी को हुँ, एक ऑडियंस देखती है, नीरज जी को पता होगा पुष्प, तो बीच बीच में आ जाते हैं हम लोग साथ साथ में। तो कोई उसके लिए तो हम रात के 2 बजे भी तैयार हैं, दिन के 4 बजे भी तैयार हैं, उससे तो कोई इशू नहीं हुँ, है। यही काम कर रहे हैं, इसी के लिए सब छोड़ा है। इसलिए हमारे पास सेकंड बहाना नहीं है कि साहब हम कुछ नौकरी भी कराएं, कुछ हम जरा सा वकालत भी कराएं, कुछ हम जरा सा जाके पढ़ा भी है, वो नहीं। हमने कहा 100% करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पार्ट टाइम राष्ट्रवाद नहीं होता, 2 घंटे के जी, लिए राष्ट्रवादी बने फिर बाकी खत्म, ऐसा नहीं होता सर। हुँ, यस सर। जी। वाइल्ड हैं ये, वाइल्ड फायर हैं एक्चुअली। अच्छा। Migrated long back, now planning to go back and join Arya Samaj and start some social work in order to build nation and Samaj. But we need Hindus from South in local language of their own. जी, अच्छा विचार आपका अच्छा है, और साउथ के लोग चाहिए, ये बात तो ठीक है पुष्पेंद्र जी। असल में ना, जब मैंने जी। आपको फोन किया था उस समय, तो मुझे किसी ने कहा कि दक्षिण के लोग कम जुड़ रहे हैं, तो अब उसका कारण मुझे भी नहीं पता क्या है, शायद लैंग्वेज बैरियर है, कुछ नहीं, ऐसा वो कुछ है। आप सही कह रहे हैं। मुझे तमिलनाडु में मैं और आरएसएन 2 बार गए थे, तो वहां लोगों ने कहा कि सब यहाँ बड़ा स्ट्रांग जिसे कहना चाहिए कि नेशनलिस्ट मूवमेंट है और लोगों की सोच है, लेकिन
वो जब अपने आप को अकेला पाते हैं साउथ में, और वहां जो एंटी जैसे कह सकते हैं सनातन फोर्सेज है वो पावरफुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां चर्च ने बड़ा काम किया हुआ है। तो वो नॉर्थ के लोगों को सुनते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो नहीं सुन पाते। अब आपको मैं छोटी सी बात बताऊं कि आंध्रा में किसी साहब ने, मैं उन बेचारों को नहीं जानता, और उन्होंने बाकायदा एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और वो तेलुगु में मेरी सारी स्पीच को अपनी जबान में बोलते हैं। वाह। तो वो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमने तो कहा आप इस्तेमाल करो, क्योंकि हम तो कोई कॉपीराइट कोई, क्योंकि हम कोई दुकान तो चला नहीं रहे भाई, हमारी बात जायज से मतलब है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जितने भी 10-15 लोग हैं उसमें कोई, जैसे जे साईं दीपक साहब हैं, लेकिन अब वो यहाँ दिल्ली में है, तो इसलिए भी वो हमें साउथ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। तो वो यहाँ पे आके बोलें और हम कुछ बोले, हो सकता है हम फ्लुएंट ना हो, तो वो हमारे साथ खड़े होकर हमारी बात को बोल सके। तो ये होना चाहिए। लेकिन इसके लिए वही मैंने कहा ना कि थोड़ा इसमें अब साउथ जाने में, रुकने में, वहां जो पैसे की जरूरत होती है वो है नहीं हमारे पास कि हम वहां से बार बार जाएं, बार बार आए। तो उस तरीके से साउथ के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारी इस समय आर्थिक और जो स्थिति है उसमें हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ होना चाहिए, ये बात आपकी सच है। और शायद उसमें ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही, क्योंकि वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है इस वक्त। शशि कुमार बंसल जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार, आपका बहुत धन्यवाद। और बस अब मैं ये दो हैं या तीन है बस। कूल डूड फिर से हैं। पुष्पेंद्र सर, एनडीए का रूल करते 7 साल हो गए हैं, नो एक्शन अगेंस्ट देवबंद। योगी जी अब जाके एटीएस यूनिट सेटअप कर रहे हैं देवबंद में, इतना लगाव क्यों मौलाना साहब देवबंद, एएमयू एटसेट्रा। इसका तो आप उत्तर दे चुके हैं। ऐसा उत्तर आप दे चुके हैं। करेक्ट। अभिनय सावंत सब, अच्छा ये हम ले चुके हैं, इसे स्किप करते हैं। चंदन जी, पुष्पेंद्र जी, जब इन सबको ठिकाने लगे नोट को बेहतर कानून बन, अरे यार ये वही है, फिर से वही है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेजिलियंस, बीजेपी इज नॉट कॉम्पिटेंट और राष्ट्रवादी, दे आर जस्ट सेल्फ सर्विंग एंड हिंदूज कीप falling for their show off. I strongly believe Hindus have to rethink the idea of Rashtrabadi if they want to survive. ठीक है जी। विकास वाला गुरुजन में डोंट वांट, अच्छा ये हो गया था। सनातन भारत, दोनों महान राष्ट्रवादी विभूतियों को प्रणाम। प्रणाम आपको भी सर, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्या संभव है, कृपया बताने की कृपा करें। ये समस्या हो जाती है, अब इसका उत्तर कैसे दें? नहीं, हम लोगों का जो कोई ईमेल वगैरह दे दीजिए, उस पर लिख दें, तो फिर कुछ थोड़ी बहुत तो बात हो ही सकती है। तो ईमेल पे अपनी बात लिख के भेज दें, क्योंकि यार हम कहाँ मिल पाएंगे, एक तो फिजिकल मूवमेंट उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है यार। ठीक है सनातन जी, आप एक काम करिए, मेरा ईमेल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे मेल कीजिए, मैं पुष्पेंद्र जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ। राकेश गौड़ा जी, क्या हिंदू भारत को बचा सकता है, मेजोरिटी हिंदू इस्लाम के खिलाफ, अच्छा ये तो ले चुके हैं हम, रिपीट। हाँ, ये हो चुके हैं। ओके, तो मुझे लगता है अब हमने समाप्त कर दिए। जो नए आए हैं मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पुष्पेंद्र जी आपके लगभग 2 घंटे हमने ले लिए हैं और आपने बड़े पेशेंटली हमारे साथ समय दिया भी है। असीम शब्बीर जी हैं, वो सुपर स्टिकर से सहायता कर रहे हैं। अच्छा, एक मैंने मैसेज देखा था आज़ाद ग्राउंड्स का, एक्स मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। ये रहा आज़ाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम, वी आर ऑल्सो विद नीरज सर। ग्रेट बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हमारे साथ ही हैं ये। ग्रेट जी, तो अब मैं और प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, जिनके नहीं लिए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, उनका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पुष्पेंद्र जी से हमने समय लिया है, तो हमें उनको भी अब फ्री करना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज भाई, ऐसे ही काम करते रहिए, बेहतरीन इंसान हैं आप, बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी मैं बड़ी तारीफ सुनता हूँ लोगों से। मैं यही कहूंगा कि हमारी जरूरत आप जब समझें, बिना पूछे 1 घंटे के नोटिस पे हम आ जाएंगे। हम पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप इसी तरह बढ़िया काम करते रहें, आपके काम की सराहना बहुत जगह हो रही है। कुछ जगह ऐसी जगह हुई है जहाँ का मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बातें आपके बारे में पूछी गई मुझसे। मैं इनका एक बार मिल लें तो आपके और भी बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपको ऊपर वाला अच्छी सेहत दे, और आप इस कोरोना के काल में भी
इससे बचे रहें। और अभी आपको बहुत बहुत बड़ा काम करना है नीरज भाई, और इसी तरीके से, इसी सादगी के साथ हम लोग फिर दोबारा, आप जब कहेंगे तब हम हाजिर हो जाएंगे। आपने जी। मुझे बुलाया और फिर एक बार बोलने का मौका दिया, और मैं नहीं जानता कि मैं कितना आपकी बात को, ये जो पूरा टॉपिक था उसको कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान को यही बहुत बड़ा खतरा है कि जहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से नैरेटिव बनाएंगे। इसलिए सरकारों के भरोसे सनातन को नहीं रहना चाहिए, सरकारों को काम करने देना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, कम कर रही है, सरकारों पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। अगर सनातन की 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की ताकत होगी तो सत्ता वही करेगी जो आप चाहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और ये हमारे थैंक यू, दर्शन में थैंक समझ जी। यू, थैंक और यू, आपसे थैंक यू। आपसे प्रशंसा सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो मजा आ गया सुन के। मैं क्या बात जी। कर रहे हैं, ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। जी। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू, बहुत बहुत जी, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक भारत यू। माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता